ये आपको उस दिन करवाया था मैंने एराइल हैलाइड की स्टार्टिंग में, कि आपको बेंजीन पे कोई भी चीज अटैक करनी है, वो फ्री रेडिकल नहीं हो सकता, वो न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकता, वो क्या हो सकता है? एक्सक्लूसिवली इलेक्ट्रोफाइल। बेंजीन रिंग के ऊपर जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने जाएगा, सिलेक्टिवली किसी भी एक एच को, सिलेक्टिवली नहीं सॉरी, नॉन सिलेक्टिवली किसी भी एक एच को सब्स्टिट्यूट कर देगा, और इस रिएक्शन को मैं क्या बोलूंगी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कोई याद दिलाएगा मेरे को? क्लोरीन अगर लगाना है बेंजीन रिंग पे, तो क्लोरीन को पॉजिटिव बनाने के लिए मेरे को क्या चाहिए? एक लुईस एसिड। लुईस एसिड कौन सा था? एनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3, अकेला FeBr3, मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स में से, डी ब्लॉक मेटल्स में से वैसे तो कोई भी उठा के ला सकते हैं हम, जो लुईस एसिड का काम कर सकता है। ठीक है, ये वहां पर हमने बात की थी। उस दिन विचार था कि अब याद आ गया था, दिख गया था कि आप लोगों को डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस नहीं आ पा रहा है, तो तब हम, और हर साल होता है, आप लोगों को नहीं, हर साल बच्चों को याद तो दिलाना पड़ता है। बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है, कुछ खास नहीं है, सिर्फ नोट्स को देख के कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। नो बडी विल आस्क यू दिस ट्रेंड एवर, कभी नहीं पूछा जाता। जैसे जैसे आपकी ऑर्गेनिक चलती जाएगी, आपको अपने आप याद हो जाएगा कौन सा पावरफुल है, कौन सा नॉन पावरफुल है, तो उसको रटने का हेडेक मत लेना, रट सकते भी नहीं हो। सो अब मेरे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अगर कोई भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, उसका काम क्या होता है पहले उसे समझिए। अगर अटैच्ड एटम, या होता क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, बेंजीन रिंग पे जो अटैच्ड एटम है किसी भी ग्रुप का, बड़े से बड़े ग्रुप का, छोटे से छोटे ग्रुप का, अगर अटैच्ड एटम है, उस अटैच्ड एटम के ऊपर लोन पेयर है, तो वो लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ प्लस आर में इन्वॉल्व हो जाएगा। प्लस आर में इन्वॉल्व होने का मतलब क्या है? ये उसको देना शुरू कर देगा अपना कंट्रीब्यूशन भी। बेंजीन रिंग के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स का गोला है, होप हम सबको याद है, तो वो पेयर उसको और कंट्रीब्यूट करेगा, जिस इफेक्ट को हम प्लस आर इफेक्ट कहते हैं। उसकी वजह से बेंजीन रिंग और ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है। किस चीज के लिए? इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करने के लिए, और एक्टिवेट हो जाता है कि आ जाओ भाई इलेक्ट्रोफाइल, आई एम मोर एक्टिवेटेड फॉर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो उस हिसाब से हम सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को आज के बाद, रिंग की जब भी बात होगी बेंजीन रिंग की, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ना बोल के क्या बोलेंगे? एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। अब ये एकदम से वर्ड चेंज होगा, आई वोंट बी सेइंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और इफ आई एम सेइंग यू शुड इंटरप्ट, इट इज एक्टिवेटिंग। तो ये एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होंगे, और एक्टिवेटिंग ग्रुप्स में दिस इज द ऑर्डर। सब में आपको सिर्फ एक बात देखनी, ताकि आपको ढूंढना आसान हो इनमें से कौन सा एक्टिवेटिंग है। ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे 4 दे दूं और पूछूं कौन सा हाईली एक्टिवेटिंग है। आ भी जाएं तो वो बहुत इजी आपके लिए धीरे धीरे हो जाएगा जब पूरी ऑर्गेनिक हम पढ़ेंगे। तो अब आप ये देखिए, लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर बराबर ही है, यहां भी लोन पेयर है, यहां भी लोन, अटैच्ड एटम पे अगर लोन पेयर है तो वो एक्टिवेटिंग है। बाकी उसके बाद चाहे जो मर्जी हो, जैसे ही पाई बॉन्ड आ गए बच्चों, कि इन केस ऐसा क्वेश्चन आ भी गया और मेरे को रटना नहीं है, मेरे को फिर भी सही करना है, आई वांट टू बी सेफ, आ गया तो कौन आ पाओगे करने के लिए? मान लो 4 ऑप्शन है, 4 ट्रेंड्स हैं, 4 में से कौन सा करेक्ट है? एक दे देंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी का, एक आपको दे देंगे उसके अंदर लुईस एसिड ट्रेंड, तीसरा आपको दे दिया एक्टिवेटिंग ग्रुप का ट्रेंड, तो आप क्या करोगे? उस वक्त क्या सोचना है? क्या ये लोन पेयर पूरा है बेंजीन रिंग को देने के लिए? नहीं, ये थोड़ा बहुत इधर डिस्ट्रैक्टेड है रेजोनेंस में। इसी तरह से ये भी थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्टेड है रेजोनेंस में। तो जैसे जैसे रेजोनेंस में डिस्ट्रैक्ट हो रहा है वो लोन पेयर, वो थोड़ा लेस एक्टिवेटिंग हो रहा है, और वो सारे ग्रुप आप देखिए पीछे आ गए। इसी तरह से सबसे पीछे एक्टिवेटिंग में कौन है? विनाइल तो हर जगह आप देखो, विनाइल और फिनाइल तो लास्ट में ही आ रहे हैं, वी नो द रीजंस आल्सो। सो यानी ये मेरे लिए टेक अवे है यहां से, इसमें तो कोई लोन पेयर नहीं है, बट फिर भी बिकॉज इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होता है एल्काइन में, एल्काइल ग्रुप में हाइपर कॉन्जुगेशन होता है बेंजीन रिंग को, वो अपना पूरा पूरा बॉन्ड देने को तैयार हो जाता है, इसीलिए ये भी एक्टिवेटिंग की कैटेगरी में आया। एंड वी नो सबसे पहले प्लस आर, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद कुछ और चीज आती। तो इस तरह से मेरे पास एक्टिवेटिंग ग्रुप्स का ट्रेंड है। एक्सेप्शन क्या है? हेलोजन इज इन द लास्ट, ये बहुत लास्ट में है, क्योंकि हेलोजन एक एक्सेप्शन है जो मेरा चैप्टर चल रहा है, एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड। ये एक ऐसा एक्सेप्शन है लोन पेयर होते हुए भी
प्लस आर इफेक्ट होते हुए भी इसमें प्लस आर डोमिनेट ना करके कौन डोमिनेट कर जाता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दैट इज माइनस आई। लॉजिकली इसको एक्टिवेटिंग होना चाहिए था, बट ये डीएक्टिवेटिंग है इस ट्रेंड में, इसीलिए इसको सबसे पीछे रखा गया, हेलोजन से पीछे कुछ नहीं है। तो ये सारे ग्रुप्स एक पेज पे आ गए, कौन से, जो कि क्या है, एक्टिवेटिंग। जिन लोगों के पास लास्ट ईयर के नोट्स नहीं है वो साथ साथ बनाएं, कैसे मैनेज करें आज ही घर जाके बनाएं, इट्स योर हेडेक, लेकिन सुनना बहुत जरूरी होगा। तो अब अगर मैं ऊपर से कोई भी इलेक्ट्रोफाइल ले आऊं, ये सारे इलेक्ट्रोफाइल इसी साल चारों चैप्टर में टकराएंगे, आपको लगभग सारे मिलने वाले। तो इलेक्ट्रोफाइल किधर जाएगा ये कौन डिसाइड करता है। अब दिक्कत आ गई भाई CH3, CH3 क्या है, अभी अभी देखा CH3 यानी एल्काइल, और एल्काइल का पहला एग्जांपल है मिथाइल। तो मिथाइल ग्रुप क्या होता है, मिथाइल ग्रुप होता है अकॉर्डिंग टू दिस इज एक्टिवेटिंग। अब मैं आपसे असर्शन रीजन में पूछ सकती हूँ व्हाई मिथाइल ग्रुप इज एक्टिवेटिंग, आप ये नहीं बता सकते लोन पेयर है, नहीं, वो तो खैर वैसे भी नहीं रीजन बनता, बिकॉज इट एड्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू द बेंजीन रिंग वाया कौन सा इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन के सहारे से, यानी यहां मेरे को अपनी आदत बन जानी चाहिए, आई शुड राइट द इफेक्ट साइड बाय साइड, बार 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 लिखना, मतलब एकदम स्पीड, और स्पीड का ही गेम है उस दिन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ये एक्टिवेटिंग है। अब ये एक्टिवेटिंग है, जितने भी एक्टिवेटिंग ग्रुप हैं बिना क्यों क्या के, जितने भी एक्टिवेटिंग ग्रुप हैं वो कौन सी पोजीशंस को एक्टिवेट कर देते हैं, कौन सी पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर्स बना देते हैं। लास्ट क्लासेस में मैंने हेलोजन में बनवाई है रेजोनेटिंग फॉर्म्स, कौन सी पोजीशन पर यहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल विल गो टू ईदर ऑर्थो और पैरा, एंड मेजर क्या होगा, पैरा। इस पे कोई बहुत लंबा डिस्कशन की जरूरत भी नहीं है, लेकिन अभी मेरे को देखना है कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल किस साइड डायरेक्ट हो रहा है, ऑर्थो पे कि पैरा पे। तो ये तो पता चल जाएगा ना कि किस केस में आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पे जा रहा है, किस में मेटा पे नहीं जा रहा, या किस में मेटा पे जा रहा है। इनमें से कोई भी ग्रुप है तो ऑर्थो पैरा। आपकी समस्या हमें याद कैसे होगा, रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स विल टेक केयर ऑफ इट। हर चैप्टर में डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस आएगा, मैं बात नहीं करूंगी, आपको यहां इस पन्ने पे आना है, दोबारा देखना है, हाँ एक बार में आ जाए एकदम याद रहे, आप सुपर ह्यूमन नहीं हैं। सो इस तरह से आपके पास एक्टिवेटिंग ग्रुप्स आए, हेलोजेनिक एक्सेप्शन है। अब मैं सेकंड उस पे आती हूं, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स बिहेवियर। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इफ अटैच्ड ग्रुप हैज अ मल्टीपल बॉन्ड विद इन इट विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये जो मैंने लाइन लिख दी, इस लाइन को जरा नॉर्मल लैंग्वेज में समझें। बेंजीन के साथ कोई भी ग्रुप अटैच्ड है बच्चों, ग्रुप मतलब इट कैन बी वन एटम, इट कैन बी मल्टीपल एटम्स, कोई भी ग्रुप अटैच्ड है और उस ग्रुप के अंदर ही अंदर फर्दर उसी एटम को मिला के, अटैचमेंट वाले एटम को मिला के एक पाई बॉन्ड बना हुआ है। Attached atom is not having lone pair this time. Attached atom is having a direct pi bond with somebody else, and that somebody else has to be electronegative. अगर C डबल बॉन्ड C होता तो वो कौन सी कैटेगरी में था, अगर C डबल बॉन्ड C होता तो उल्टा पड़ जाता, वो एक्टिवेटिंग में आता। ये आपको, ये गलतियां होनी है आपसे, आपसे ये नहीं पूछेंगे कौन सा ज्यादा कौन सा कम, एक ये है और एक ये है, दोनों को क्लोरीन दिया मैंने, कहां जाके लगेगा, मेरा तो काम इसी में हो लेगा। अटैच्ड एटम के पास पाई बॉन्ड है तो आप लोग कहोगे हमें मैम ने बता रखा है भाई अटैच्ड एटम पे पाई बॉन्ड है, इसको मेटा डायरेक्टिंग कर दो, नहीं, वो पाई बॉन्ड हैज टू बी विद सम इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज। अगर खुद के ही साथ पाई बॉन्ड है तो वो उल्टा काम करेगा, वो तो इसमें कंट्रीब्यूट करने लग जाएगा, कॉन्जुगेशन सी सी सारे भाई भाई हैं, वो तो उल्टा प्लस आर इफेक्ट दिखा रहा है, यू कैन सी दैट। और लास्ट क्लास में हमने बात भी की थी, सी डबल बॉन्ड ओ में ध्यान रखना बच्चों इंजन क्या है, और एनसीईआरटी तीसरे चैप्टर में इस बारे में बात करती, तो तक मेरे दो निकल चुके होते हैं कि मैंने लास्ट क्लास में भी बोला है, और यही एल्डिहाइड और एसिड्स में आने वाला है। आप लोग इसको यूं करने वाले हो, नॉट पॉसिबल कि भाई ये तो रेजोनेंस है यूं होना चाहिए, नॉट पॉसिबल, जबकि बड़ा ऑब्वियस दिख रहा है भाई एक्टिवेटिंग नेचर में फेवर्ड है। एनसीईआरटी कहती है यू मस्ट हैव थॉट दिस, आपको लगेगा कि एक्टिवेशन नेचर में फेवर्ड है तो आप इधर
फैला दो। और लास्ट क्लास में कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटीज को लेके, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को लेके मैंने इस पे बात भी की थी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। सी और ओ का पाई बॉन्ड किधर जाता है? ओ पे। सामने उसको कितना बड़ा रेजोनेंस का लालच है बेंजीन, वो उसको भी इग्नोर मार रहा है। सो ये बात समझ लीजिएगा, वो जो क्लैरिटी है वो बहुत सॉलिड होनी चाहिए। तो यानी कि जितने भी ऐसे एटम्स अटैच टू द रिंग, अगर उन एटम्स का खुद का पाई बॉन्ड है किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज के साथ, या उन पे खुद पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, पॉजिटिव चार्ज है, तो वो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन मांग लेंगे। जब बेंजीन से इलेक्ट्रॉन मांग लेंगे तो बेंजीन पे क्या हो जाएगा? वो अपने 6 इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट कर रहा है। आपने उससे उसके 6 इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मांगी, तो वो क्या हो गया? थोड़ा सा डीमोटिवेट हो गया, डीएक्टिवेट हो गया इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ लाने में। तो अब इलेक्ट्रोफाइल उतनी अर्थ से नहीं आ पाएगा, इसी को कहते हैं नॉट एक्टिवेटिंग। तो उसके लिए सही वर्ड क्या हुआ? डीएक्टिवेटिंग। तो ये सारे ग्रुप्स क्या हैं? डीएक्टिवेटिंग। या तो उस एटम पे इलेक्ट्रॉन की कमी बहुत ज्यादा हो, यानी कि पॉजिटिव चार्ज, या वो एटम किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ पाई बॉन्ड बनाए बैठा है और वो उससे खींचे जा रहा है। तो एंड वेरी इंपॉर्टेंट केस, वेरी पॉपुलरली आस्क्ड। तो आज का सारा लेक्चर नॉन एनसीईआरटी बेस्ड और पॉपुलर क्वेश्चंस पे है, जो 3 सालों से, जो कोविड के बाद से बहुत पॉपुलर उठे हैं क्वेश्चंस। और मुझे ये भी पता है, घायल हूं मैं इस चीज पे, कि एक बच्चा मेरा ये गलत भी करके आया था, क्योंकि उस दिन मैं सबसे आगे इसको नहीं लिखवाती, क्वेश्चंस में करवा देती। तब से मैंने फिर इसको सबसे आगे लिखवाना शुरू किया कि नहीं, बच्चे से छूटना नहीं चाहिए। हर कोई नाइट्रो को मोस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करके ले चल रहा होता है, लेकिन CF3 क्यों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है? चेक। कार्बन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन। अगर ये बेंजीन रिंग के साथ है, ये मेरे डीपी में भी बहुत मिलेगा, बहुत सालों से, बहुत सालों पुराना क्वेश्चन है, कोई नया नहीं है, बट उठ के आ गया एकदम से। ये CF3, आप सबको पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा इसका? ये तो इधर खींचेगा इसके ऊपर, फ्लोरीन से ज्यादा क्या ही होगा। तो ये कार्बन हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, बिना पाई बॉन्ड बनाए किसी से, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, डीएक्टिवेटिंग, छोटा मोटा डीएक्टिवेटिंग नहीं है, मोस्ट डीएक्टिवेटिंग में आ गया, अदरवाइज हम कंफ्यूज होते। तो ये सारे के सारे केसेस कौन से वाले हैं बच्चों? डीएक्टिवेटिंग वाले। अब डीएक्टिवेटिंग वाले होंगे, उसमें फिर क्या करूं मैं? हेलोजेंस को कहां रखूं? ये फिर से एक बार बोल रही हूं, हेलोजेंस इवन दो दे आर डीएक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग का मतलब क्या है? उसमें इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट किया है, यही मैंने पिछली स्लाइड पे बात करी, पर मतलब बिहेव डीएक्टिवेटिंग कर रहा है, लेकिन प्रोडक्ट ऑर्थो पैरा दिखा रहा है ये डीएक्टिवेटिंग, लेकिन प्रोडक्ट रेजोनेंस के हिसाब से दिखा रहा है, तो ये थोड़ा सा मिसबिहेव किया है इसने। तो माय पॉइंट इज, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स जितने भी होते हैं, वो सभी के सभी ग्रुप्स क्या होते हैं? मेटा डायरेक्टिंग। और क्यों, क्या, कैसे, अगले ही चैप्टर्स में एल्डिहाइड, कीटोन्स, एसिड्स, इन सब में आपको मेटा पे लाके भी दिखा देंगे, भाई मेटा पे लगना है। तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स अगर हुए तो इलेक्ट्रोफाइल किधर आके खड़ा हो जाएगा? मेटा पे। और एक्टिवेटिंग हुए तो कहां पर? ऑर्थो या पैरा, प्रेफरेबली पैरा। तो अब कुछ केसेस करते हैं और तब जाके एक्चुअली तो समझ आएगा। ये केसेस +1 में भी हमने सेम किए होंगे, जितना मेरे को याद है, बाकी आप देख लीजिएगा। अगर मैं आपको CH3 लगा के दूं एक केस में, और एक केस में CF3 या CCl3 लगा के दूं, कंफ्यूज मत होइएगा, CH3 एक्टिवेटिंग है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो CF3 भी होगा नहीं। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए इसके पास एक भी H नहीं बचा, तो कहां ही दे पा रहा है, ये तो फिर खींचेगा। तो ये तो जस्ट एक पॉइंट टू बी नोटेड है, और सीधे उसका एग्जाम्पल। अब इलेक्ट्रोफाइल किधर लगाऊं? मेटा पे, क्योंकि ये क्या हो गया मेरे पास? डीएक्टिवेटिंग। तो इलेक्ट्रोफाइल किधर लगेगा? मेटा पे, राइट? इसमें इलेक्ट्रोफाइल किधर लगेगा? मेटा पे। हो जाए? नहीं, उल्टे रास्ते पे मत जाओ, क्योंकि पाई नहीं बन रहा, इसलिए नो वेज। सही पॉइंट पे। और मेरे असर्शन रीजन क्यों खराब कर रही हो? हाँ जी, हरगुन, हरनूर, यस। इसका लोन पेयर, अब लोन पेयर बोल के भी नहीं छोड़ना, पूरा सेंटेंस बोलो, क्योंकि लोन पेयर इज शोइंग +R इफेक्ट। जब तक ये नहीं आया, मेरा GOC भी तो साथ साथ चल रहा है, हाइड्रोकार्बन भी तो चल रहा है, मैं क्या क्या चीजें सिखाऊंगी? ये बोलिए, क्योंकि
और ये तो बिल्कुल नहीं बोलना क्योंकि इसमें वो नहीं है इसलिए ये है, नो, क्योंकि इसमें अटैच्ड एटम पे लोन पेयर है और वो प्लस आर इफेक्ट की वजह से एक्टिवेटिंग बन गया और एक्टिवेटिंग जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। जब तक पूरा बोलोगे नहीं, पूरा याद कहां से रहेगा? पूरा याद रहने के बावजूद भी तुम लोग उस दिन आधा प्रोड्यूस करते हो, तो कम से कम बोलो तो पूरा, याद तो पूरा करो। प्रोड्यूस करने के टाइम तो ये जो कांट छांट है तुम उस टाइम कर देते हो, तो एटलीस्ट अपने आप को पूरा सुनाइए, पूरा समझाइए। आ गया सबके पास इतना? ये तो बहुत डायरेक्ट थे, कर लेंगे। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने या तो ऐसे 15-20 क्वेश्चन देके आपको याद कराना है, वो क्यों कराऊं? अगले 3 चैप्टर यही काम करेंगे, सारे फंक्शन ग्रुप आने, वहां पे फिर आपको अच्छा खासा मैं ताने मारूंगी, जिल्लत दूंगी अगर आपने गलत किया तो, कि जब मैंने पढ़ाया है तो आपको आना चाहिए। तो आपको इस तरह से स्लो स्लो उम्मीद आ जाएगा। प्रॉब्लम इज एनसीईआरटी ये नहीं सिखाएगी, और मेरे पहले ही टेस्ट में मान के चलिए एराइल हैलाइड्स के जितने भी रिएक्शन होंगे, आई विल मेक श्योर आपको डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस आना चाहिए। जो मेरा ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा जेई मेंस का और एडवांस का, आई विल मेक श्योर आपको हाइड्रोकार्बन पूरा आना चाहिए और आपको डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस आना चाहिए। कराऊंगी पहले, ऐसे नहीं कि आपको डंडा दे दूंगी, खुद कराऊंगी पहले। अगर मान लो कभी बेंजीन में दोनों लगे हुए, एक डीएक्टिवेटिंग एक एक्टिवेटिंग, मैंने ब्रैकेट लिख दिया, एक्टिवेटिंग नहीं लिखा कि अंडरस्टूड है, बच्चा खुद लिख लेगा, थोड़ा फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दिया। ये ग्रुप क्या है? डीएक्टिवेटिंग, चेक। ये ग्रुप क्या है? एक्टिवेटिंग। परी, अगर ये ग्रुप एक्टिवेटिंग है, मुझे बताओ इसकी चलती तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल किधर लगता? पैरा पे, बिल्कुल सही। और ऑर्थो पे भी लग सकता था, बट हम जानते हैं ऑर्थो इज नॉट मेजर, तो आई विल एक्सेप्ट दिस। ये सबसे पहले आता है हिट लिस्ट में कि यहीं पर जो है सब्स्टिट्यूट होगा। और अगर नाइट्रो की चलती NO2 यानी डीएक्टिवेटिंग की, तो किधर लगता? मेटा पे। पॉइंट इज अगर अलग अलग लोकेशन है तो किसकी चलेगी? ऑलवेज नेचर में आप ध्यान दीजिएगा, एक्टिवेटिंग इज फेवर्ड। अगर डीएक्टिवेटिंग एक्टिवेटिंग दोनों है तो नेचर किसको, कंस्ट्रक्टिव चीज को ज्यादा मदद करता है नेचर हमेशा, तो एक्टिवेटिंग विल बी डिसाइडर। तो ये वाला ग्रुप एक्टिवेटिंग था बच्चों, एक्टिवेटिंग ग्रुप इज द डिसाइडर। तो अब मैं आपके सामने प्रोडक्ट बना रही हूं। मन नहीं था मेरा बनाने को, बच्चे अपनी कॉपी में खुद बनाए तब याद रहता है, बट जो बच्चे नहीं बना पा रहे उनको नोट्स में कंफ्यूजन ना हो इसीलिए बना रही हूं। तो कौन डिसाइडर है? मैंने लिखा हुआ है मिथाइल ग्रुप। उसकी वजह से किधर जाके लगेगा इलेक्ट्रोफाइल? इट विल बी ऑन दिस पोजीशन, पैरा ऑफ CH3, टॉल्वीन के पैरा में जाके वो लगा। नाउ दोनों ही डीएक्टिवेटिंग हो तो अब नेचर क्या सपोर्ट कर रहा है? एक्टिवेटिंग। ऊपर वाले केस में मेरे को पता लग गया, आंख बंद करके 3 ग्रुप लगे हो, 4 लगे हो, मेरे को किसको देखना है? एक्टिवेटिंग को। अब अगलों ने दे दिए दोनों डीएक्टिवेटिंग, नेचर डीएक्टिवेटिंग को सपोर्ट नहीं करता, तो कौन डिसाइडर होगा? जो लेस डीएक्टिवेटिंग हो। नाइट्रो और CF3 आगे आगे थे, एसिड सबसे पीछे पीछे में, सबसे क्या मतलब इनसे काफी पीछे था, तो किसकी चलने वाली है डीएक्टिवेटिंग में? स्वधा, किसकी चलने वाली है? लेस डीएक्टिवेटिंग की। एक्टिवेटिंग में मोर पावरफुल, डीएक्टिवेटिंग में लेस पावरफुल, क्योंकि डीएक्टिवेटिंग नेचर को पसंद नहीं है। तो बताओ फिर अगर इसमें इलेक्ट्रोफाइल डालूं तो कहां लगेगा? इसके मेटा पर। दोनों मेटा डायरेक्टिंग है, तो इसका मेटा कौन सा है? ये वाला। उस वक्त ये मत कहना कि नाइट्रो के पैरा पे लगा दिया आपने, ये तो मेटा डायरेक्टिंग नहीं है। तो नाइट्रो को तो हम चला ही नहीं रहे, नाइट्रो को तो दबा दिया गया है। नेचर ने एक्सेप्ट ही नहीं किया उसके इफेक्ट को कि हम मोर स्टेबल चीज को प्रेफर करेंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल किधर आ गया? इधर। अब एनी गेस? हाँ जी, कुछ NO2 के लगा दो यार, मेटा दोनों में लगा दो। अच्छा तुम बताओ मैंने यहां क्यों नहीं लगाया? एनी गेस? स्टेरिक हिंड्रेंस। मैं ये मान के चल रही हूं, अब ये खुद गट फीलिंग से आ जाएगा। आई नो योर क्वेश्चन इज राइट, बट नाउ इन प्लेस ऑफ आस्किंग मी क्वेश्चन, आस्क योरसेल्फ कि क्या मैं इसका आंसर खुद ढूंढ सकता हूं? दोनों के दोनों एक्टिवेटिंग, तो मैं बता चुकी हूं एक्टिवेटिंग में किसकी चलती है? मोर पावरफुल की। डीएक्टिवेटिंग में किसकी चलती है? लेस पावरफुल की। एक एक्टिवेटिंग एक डीएक्टिवेटिंग किसकी चलती है? एक्टिवेटिंग की। तो अब इसमें OH नेगेटिव, सॉरी OH इज डिसाइडर बिकॉज इट इज मोर पावरफुल। तो अभी तेज पोजीशन नंबर 1 2 3 4 कहां पे लगाऊं? 3। अनंत कहां बैठा है? अनंत, इज ही करेक्ट?
OH के पैरा पे लगाइए, तो पोजीशन 3 विल बी करेक्ट। तो इस तरह से मैं आपको ये टॉपिक 4 बार पढ़ा लूं, याद नहीं होगा, बट अब क्या होगा, डीपीपीज के क्वेश्चन एंड स्पेसिफिकली टेस्ट के क्वेश्चंस में ये मैं इंश्योर करने वाली हूं, क्योंकि पेपर बन चुका है, बना रही हूं, मतलब बन क्या चुका है, मोर और लेस क्वेश्चंस बस डिवाइड होने हैं, कौन से नीट में जाने हैं, कौन से जेई में रहने हैं, कौन से एडवांस में रहने हैं। हर साल का मेरा नियम है एल्काइल हैलाइड में मैं मैक्सिमम हाइड्रोकार्बन आपके सामने ला दूं टेस्ट में, राइट? तो उस टेस्ट में आपको क्वेश्चन एराइल हैलाइड का होगा, लेकिन जवाब डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस से देना पड़ेगा। तो वी विल बी डूइंग दिस, इसीलिए बहुत स्लो चला रही हूं चैप्टर को कि सब कुछ आ जाए। एक पढ़ने वाले बच्चे के पास तो सब कुछ आ जाना चाहिए। डन, ये था डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, बस कि आपको याद रखना है दोनों एक्टिवेटिंग, दोनों डीएक्टिवेटिंग, एक एक्टिवेटिंग एक डीएक्टिवेटिंग, तो क्या। और अब मैं बिना नोटिस के किसी भी वक्त आपसे इस्तेमाल कर लूंगी। अब हेलोजन कैसे नहीं बात कर रही मैं, हेलोजन तो इस चैप्टर का हिस्सा है, ये है इस चैप्टर का क्वेश्चन स्ट्रिक्टली। अब दो मेरे पास कौन मिल गए, सेम, मतलब मैं ट्रेंड में भी क्या ही सोचूं, ऑल्दो आई नो द ट्रेंड, मुझे ये भी पता है कौन सा, सॉरी, इसमें इफेक्ट कौन सा लगने वाला है, डोमिनेट कौन करने वाला है, डीएक्टिवेटिंग। डीएक्टिवेटिंग है, लेकिन डीएक्टिवेटिंग होते हुए भी ये क्या करता है, ऑर्थो पैरा। इसीलिए बच्चों मैंने इसको एंड में हेलोजन लिखना पड़ा मुझे। आप अपने आप को या मुझे टोक सकते हैं या बार बार तंग कर सकते हैं कि आप जानते हो ये डीएक्टिवेटिंग है, आपने एक्टिवेटिंग वाली लिस्ट में क्यों रखा है। क्या करूं, आपसे सही करवाना है, क्योंकि इस लिस्ट को देखोगे और तब सोचोगे ये सारे कौन से ग्रुप हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। या तो मैं दोनों लिस्ट से गायब कर दूं, वो बुक्स कर सकती है, मैं नहीं, क्योंकि मुझे आपके डाउट्स झेलने पड़ेंगे। मैंने हेलोजन लिस्ट में इसको पीछे इसलिए लिखा, यूजुअली एक्टिवेटिंग में आप हेलोजन देखोगे नहीं, मेरी मजबूरी है, मेरे को ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग की लिस्ट में डालना है हेलोजन, इसीलिए मैंने हेलोजन यहां डाला। डीएक्टिवेटिंग होते हुए भी ये क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अब Cl और Br लॉजिकली किसकी चलनी चाहिए, ये इसका डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट है, लॉजिकली किसकी चलनी चाहिए, डीएक्टिवेटिंग में लीस्ट पावरफुल चलता है तो आयोडीन की चलनी चाहिए, नहीं आयोडीन नहीं है तो किसकी चलनी चाहिए, ब्रोमीन की। ब्रोमीन के हिसाब से 2 ऑर्थो और 1 पैरा ढूंढिए, तो एक तो ये ऑर्थो, एक ये ऑर्थो, एक ये पैरा, राइट। यहां पर मैंने क्रॉस, ये बनेगा ही नहीं, यहां क्रॉस इसलिए लगा इतनी स्टेरिक हिंड्रेंस, तो इसमें 100% कौन बनेगा, पैरा 2 ब्रोमीन। क्लियर, इसमें पैरा 2 क्लोरीन नहीं बनेगा, पैरा 2 ब्रोमीन, क्योंकि चली किसकी, डीएक्टिवेटिंग में किसकी चलती है, लेस डीएक्टिवेटिंग की। लेस डीएक्टिवेटिंग था Br, और ये इशू हमेशा तब आएगा जब दोनों ग्रुप डीएक्टिवेटिंग और दोनों एक दूसरे के मेटा हों, तो ये उनके लिए भी है, वहां पर भी आप इस पोजीशन को मत यूज करिएगा, चाहे वो उसके हिसाब से कहीं बीच में आप लेके आ पा रहे हो, क्योंकि हेलोजन तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, आपको लाना तो ऑर्थो पैरा पे ही पड़ेगा, बट इसका ऑर्थो इज स्टेरिकली हिंडर्ड। चल सकते हैं आगे, तो यहां एराइल हैलाइड, यानी अब अगर मेरे पास इस चैप्टर का क्वेश्चन है एराइल हैलाइड का, तो ये क्वेश्चन मेरा तैयार पड़ा है। चलो एक पूछती हूं, थोड़ा सा देखूं, कुछ याद है 2-3 क्लासेस का। अगर इसका रिएक्शन मैंने एक्वस KCN से कराया, वही KCN AgCN बहुत पॉपुलर इसलिए याद दिलाना पड़ता है, व्हाट इज द प्रोडक्ट, शगुन, अविनाश, नो रिएक्शन। एराइल हैलाइड में किस दिन से एक न्यूक्लियोफाइल आके दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करने लग गया, तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। अब उस दिन तुम ये तो नहीं कहोगे हम एल्काइल हैलाइड वाले का जवाब उसी दिन देंगे जिस दिन एल्काइल हैलाइड, यार पूरा सिलेबस पढ़ के जाना है, तुम क्वेश्चन को कैसे डिफाइन करोगे, कौन से चैप्टर का, ये सोचना भी मत, कॉन्सेप्ट सोचिएगा। इसीलिए ऑर्गेनिक एक्चुअली में 3 चैप्टर है सिर्फ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नहीं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, एक्चुअली 3 चैप्टर होने चाहिए थे, 1+1 में डालते, 2+2 में डालते, बट पता नहीं कि इसको ऐसे लगा कि पहले तो हम ना रायता फैलाते हैं, रायता फैल गया, उसके बाद 6 लाइनें खींच दी, 2 रायते डाल दो +1 में, 4 डाल दो +2 में, बट है सभी के साथ ये।
तो तुम ये क्यों नहीं सोचा? मेरा तो कोशिश यही थी कि तुम लोग पैरा पे लगाओ, तो कम से कम वहाँ नहीं गए आप लोग, पर आप तो बी आर निकाल रहे हो। एराइल हैलाइड के हेलोजन को निकालने से पहले 1000 बार सोचिएगा। राइट शगुन? क्लियर एवरीवन? तो बीच बीच में मैं ऐसे रिमाइंडर आपको देती रहूंगी कि कर क्या रहे हो आप लोग। सो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस क्लियर, ठीक है? और ये ट्रेंड प्लीज, ये सही है बिल्कुल, इसमें एक आना गलती नहीं है, अगर वहां है तो उसको अपडेट कर लेना, ये बिल्कुल सही है। डन? क्लियर एवरीवन? चलिए, कोई डाउट? अब है आज का फ्रेश टॉपिक, दैट इज +2 का स्टार्टिंग में आपकी एनसीईआरटी में जो दिया है, पहली 2 स्लाइड वो पढ़ेंगे, जो कि बोर्ड्स में आता है, आपको लिखना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, डिफाइन, डिफरेंस, शो, डिस्क्राइब, पहले वो पढ़ते हैं, फिर जेईई नीट के ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी का क्या मतलब है? कभी भी जब मैं पढ़ूंगी आज से, मैंने ऑप्टिकल एक्टिविटी को बहुत टाला है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको हम ऑप्टिकल आइसोमर्स पढ़ा रहे थे तो हल्का फुल्का आइडिया दिया था और कहा था एल्काइल लाइट में इस पे प्रॉपर टेस्टफुल पार्ट करेंगे, तो वो अब है। ऑप्टिकल एक्टिविटी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे दिखा सकता है? ऑप्टिकल मतलब ऑप्टिक्स, समथिंग टू डू विद आईज और समथिंग टू डू विद लाइट, राइट? ऑप्टिक्स मतलब देखना या रोशनी, कुछ उससे रिलेटेड होना चाहिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड कब से ऐसा कोई ल्यूमिनेसेंस दिखाने लग गया? तो ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है पहले उसको समझते हैं। हर वो चीज जो अभी 2 स्लाइड पे, वो आपका एनसीईआरटी का सिलेबस है। अगर आपने किसी मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट से उठा के लाए लाइट, यहां पर मैंने एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स, जैसे येलो लैंप, रेड लैंप, कोई भी एक मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल कलर, सिंगल वेवलेंथ, मोनोक्रोम उसी को कहते हैं। तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लिया, उस लाइट को अगर निकोल प्रिज्म के थ्रू पास किया, ये एक प्रिज्म है, क्वालिटी ऑफ प्रिज्म है, एक कैटेगरी ऑफ प्रिज्म है निकोल। निकोल प्रिज्म के थ्रू पास किया तो जो लाइट हर डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही होती है या हर डायरेक्शन में उसकी रीच होती है, राइट? उसका प्लेन फिक्स नहीं होता, वो इस डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड चल रही है, इसमें भी चल रही है, इसमें भी, हर डायरेक्शन में लाइट फैली हुई है। निकोल प्रिज्म क्या करता है? सारे प्लेन को पोलराइज कर देता है। पोल मतलब पॉजिटिव नेगेटिव एंड, पोल मतलब 2 पॉइंट्स फिक्स कर दिए, सारी की सारी लाइट अब एक ही प्लेन में पोलराइज हो गई। आपकी एनसीईआरटी ने प्रॉपर ये शॉर्ट फॉर्म दी है, व्हाट इज पीपीएल, व्हाट डू यू मीन बाय पीपीएल? इट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट, निकोल प्रिज्म के थ्रू पास किया, पीपीएल बन गया। अब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को आप अपनी मर्जी के एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की सॉल्यूशन वाले डब्बे में से गुजारोगे, कांच का एक कंटेनर है, मैंने इसके अंदर एक एल्काइल हैलाइड घोल के रख दिया, राइट? सॉल्यूशन बनाई, डाल दिया, मे बी 2 मिथाइल 2 क्लोरोब्यूटेन, उठाया और डाल दिया। उसकी सॉल्यूशन में से जब ये लाइट पास ऑन करी, जो लाइट निकल के आई, अगेन उसको मैंने निकोल प्रिज्म के थ्रू देखा, तो बार बार मैं प्रिज्म नहीं बना रही, लाइट जो निकल के आई पिंक कलर से मैंने क्या दिखाया है? व्हाट वाज द प्लेन बिफोर एंटरिंग, एंड आफ्टर क्या है? आफ्टर पता चला ये थीटा रोटेट हो गया। आपको याद है काइनेटिक्स में मैंने थीटा के क्वेश्चन भी कराए हैं, इतने डिग्री उतने डिग्री, ये वो है डिग्री, 2 चैप्टर में ऑलरेडी इसकी हम फाउंडेशन बना चुके हैं। तो कितना रोटेट हुआ राइट हैंड साइड में, नोट कर लिया, सपोज 25 डिग्री, यानी कि रोटेशन टुवर्ड्स राइट हैंड साइड आई। उसी एल्काइल हैलाइड का एक और बार जब मैंने सॉल्यूशन बना के डाली तो पता चला उतनी ही लेफ्ट हैंड साइड में रोटेशन आई। सेम एल्काइल हैलाइड लिया मैंने, 2 मिथाइल 2 क्लोरोब्यूटेन, और पता क्या चलता है, 2-3 जो भी पेंटेन ले लो, पता क्या चलता है? एक ही कंपाउंड लिया, कभी वो राइट हैंड साइड में 25 डिग्री रोटेट कर रहा है, कभी वो लेफ्ट हैंड साइड में 25 डिग्री रोटेट कर रहा है, मतलब दोनों सेम नहीं है, कुछ तो फर्क है दोनों में। और वो फर्क किस में था? इन रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। यानी ये वो कंपाउंड्स हैं जो लाइट के प्लेन को रोटेट कर रहे हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी, लाइट में कुछ एक्टिविटी शो की इन्होंने, इसीलिए ऐसे कंपाउंड्स की कैटेगरी बनानी शुरू करी और इन सारे कंपाउंड्स को क्या बोलना शुरू किया? भाई ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं और ये लाइट पे एक्टिवली कुछ काम कर रहे हैं, लाइट में कुछ अफेक्ट डाल रहे हैं अपना। ऐसे सारे कंपाउंड्स को इकट्ठा किया गया तो पता चला एक कंपाउंड अगर 30 डिग्री एक साइड में कर रहा है, उसका दूसरा आइसोमर है जो 30 डिग्री दूसरी साइड में कर रहा है। हर केस में यही मिला, लिस्ट बना ली,
हर केस में क्या हुआ, अगर किसी ने 40 डिग्री राइट हैंड किया, उसी का दूसरा आइसोमर 40 डिग्री लेफ्ट हैंड भी कर रहा है, तब पता चला कि एक कंपाउंड दो तरीके से कुछ तो अफेक्ट ऐसा डाल रहा है, एक राइट हैंड साइड कर रहा है रोटेट, एक लेफ्ट हैंड साइड। तो इसका मतलब है ऑप्टिकल एक्टिविटी टर्म हमने सोच समझ कर दी। उतना ही लेफ्ट हैंड साइड में तो लीवो को नेगेटिव से इंडिकेट करते हैं, डेक्स्ट्रो को पॉजिटिव से इंडिकेट करते हैं। टाइम के साथ साथ मैं वो बनाती जाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये एक कंपाउंड लिया, बहुत बड़ी कॉमन चीज ढूंढेंगे ऐसे सारे कंपाउंड्स में जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहे हैं। चेक दिस कंपाउंड, इसमें एक कार्बन H, D माने ड्यूट्रियम, CH3Br। अब जब D आया है तो एक बात बता दूं, इट इज नॉट आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, लेकिन ये बड़ी जनरल नॉलेज में चली जाती है जब हम आइसोटोप्स वगैरह पढ़ते हैं, रिएक्शंस पढ़ते हैं, कई बार आपको मिलना है। एनसीईआरटी दे रही है ये बात उसके एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर मेरे पास चॉइस है दोनों बॉन्ड तोड़ने की, H और D आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन का आइसोटोप है, हैवी हाइड्रोजन या ड्यूट्रियम, कौन सा बॉन्ड जल्दी टूटेगा, पहले टूटेगा, इच्छा से टूटेगा? हैवी हाइड्रोजन या ड्यूट्रियम। आइसोटोप्स में एक ही फर्क आता है, उनके रेट स्लो हो जाते हैं हैवी के। इसका न्यूक्लियस हैवी है, इसके न्यूक्लियस में एक न्यूट्रॉन है, इसके न्यूक्लियस में एक भी न्यूट्रॉन नहीं है। अगर अब मैं बात करूं तो एटॉमिक नंबर तो दोनों का ही 1 है, मास नंबर इसका 1 है, इसका 2 है, तो एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन। हैवी न्यूक्लियस, हैवी आइसोटोप का बॉन्ड स्लो टूटता है, उसका काइनेटिक स्लो हो जाता है, उसका रेट स्लो हो जाता है, बट हैं तो दोनों डिफरेंट ही। चलिए, तो ये बॉन्ड हमेशा चॉइस अगर हुई तो लेट टूटेगा, इसको पहले जाना पड़ेगा, रेट इसका फर्क होगा। एनीवेज, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, ये कार्बन एक तरफ H, D, CH3Br, इनमें से मैं किसी को भी ऐसे मान सकती हूं, ये बना दिया बच्चों मैंने अबाउट द प्लेन, राइट, और प्रेफरेबली हाइड्रोजन को बिलो द प्लेन रखा जाता है, दिस। इसकी मिरर इमेज जो सामने बनेगी, अगर मैं बिल्कुल इसकी मिरर इमेज सोचूं तो इसकी मिरर इमेज कुछ ऐसी बनेगी। कैन वी सी दिस? ये होगी इसकी मिरर इमेज, हालांकि मिरर इमेज में ऐसे बनाते नहीं, बट एनीवेज ये होगी इसकी मिरर इमेज। अब ये मिरर इमेज उठा के इसके ऊपर रखी, नॉन सुपर इम्पोजिबल, एंड वी हैव चेक्ड, इसकी रोटेशन थी डेक्स्ट्रो और इसकी आई लीवो, या कह लो इसकी लीवो इसकी डेक्स्ट्रो, एग्जैक्ट डिग्रीज। तब समझ में आया कि ये एक ही का आइसोमर है, और डेक्स्ट्रो और लीवो पे सेम डिग्री रोटेशन दिखाने वाले केसेस में एक बात कॉमन थी, बोथ आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर एंड नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो अब इनको कोई नाम देते हैं, सिंपल आइसोमर तो दे नहीं सकते, तो इनको क्या नाम दिया गया? एनाइंशोमर्स। अब आपके बोर्ड में आती है एनाइंशोमर्स की डेफिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय एनाइंशोमर्स? तो क्या बोलूंगी? एनाइंशोमर्स आर mirror compounds which are mirror images of each other and non-superimposable. Full stop. Complete? नहीं। इसके बाद कंटिन्यू करना पड़ेगा। One enantiomer if rotate plane of polarized light in right hand direction, other will rotate in left hand direction equally. That is called as enantiomers. तो ये enantiomers की definition आपके पास होगी। अगर कोई नोट कर, ये जो डायग्राम है ये एनसीईआरटी ने नहीं दिया है, भाषा में दे दिया है, पीपीएल निकोल प्रिंस से डाली, ये हुआ वो हुआ, ये हम अपनी हायर बुक्स से उठा के लाते हैं डायग्राम, क्योंकि ये एनसीईआरटी ने बोला नहीं है, लेकिन लिखा सारा कुछ है। सो एनाइंशोमर्स क्या हैं आपके लिए, मैं टुकड़ा सा लिख देती हूँ एनाइंशोमर्स का कि कल को आप इसकी डेफिनेशन बना सकें। एनाइंशोमर्स आर टू स्ट्रक्चर्स विच आर mirror images of each other and non-superimposable. Non-superimposable. Full stop. वो मतलब मैंने सेंटेंस की स्टार्टिंग और एंडिंग उस हिसाब से नहीं की जैसे आपको करनी चाहिए। यस, एन एनाइंशोमर रेफर्स टू या इज कॉल्ड एज, वो सब नहीं लिख रही, वो आप अपने आप लिखेंगे। मेन चीज इसमें और क्या बताने वाली है, इफ वन एनाइंशोमर रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टू
राइट हैंड साइड, ये शॉर्ट फॉर्म वहां नहीं चलेंगी, सिर्फ मैं चला रही हूं। राइट हैंड साइड other will rotate to, other will rotate to left hand side and equally। इनको कहते हैं एनाइंशोमर्स, और मेरे जैसा तो एक डायग्राम भी साथ में दिया आएगा कि ये दोनों एनाइंशोमर्स हैं। अब जब मेरे पास एनाइंशोमर्स की डेफिनेशन आ गई, पहली बार सही तरीके की डेफिनेशन आई है मेरे पास, चाहे वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चल रहा था, चाहे वो केमिकल काइनेटिक्स में थीटा वाले क्वेश्चंस थे। अब पता चला ये होते हैं एनाइंशोमर्स। अगर कोई दो स्ट्रक्चर्स मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे के और वो सुपर इम्पोजेबल हैं, दे आर नॉट एनाइंशोमर्स, दे विल नॉट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए सिंगल शर्त है इस वक्त मेरे पास। ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए क्या शर्त है? वही दिखाएंगे जो एनाइंशोमर्स बना सकते हैं, राइट? अभी तो यही है क्योंकि एनाइंशोमर्स ही है। डेक्स्ट्रो भी दिखाएगा ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑटोमेटिकली लीवो भी दिखाएगा। इतना समझ आ गया सबको? अब आगे चलते हैं, क्योंकि एनाइंशोमर्स आपको खुद को पूरा जब तक समझाना नहीं आएगा आप उसकी बारीकियां नहीं देख पाएंगे। सो आई होप सबके पास ये नोट डाउन हो गया, जो कर रहे थे, नहीं भी कर रहे थे, अगर कहीं रुकना हो तो प्लीज लेट मी नो। अब इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है समझा चुकी हूं, इतनी देरी सी कहानी में यही समझाया, लेकिन इसको पेन डाउन करते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी और एनाइंशोमेरिज्म का रिलेशन क्या है? एनाइंशोमर्स ही ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाते हैं, सिर्फ यही दिखाते हैं ऐसा नहीं बोला मैंने। एनाइंशोमर्स ही हैं जो ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाते हैं। यानी कि अब एनाइंशोमर्स ढूंढने के लिए पहले मेरे को एक कंपाउंड बनाना पड़ेगा। इतना छोटा तो आने भी नहीं वाला ना जितना दिया है, बड़े बड़े लंबे चौड़े डायग्राम्स आएंगे, स्ट्रक्चर्स आएंगे। अब पहले तो मैं उसको बनाऊं, उसका डैश एंड वेज बनाऊं, फिर उसकी मिरर इमेज बनाऊं, फिर उसको उसके ऊपर रख के देखूं, हो गया काम। ये तो पूरा 1 घंटे का काम मिल गया, तो भी नहीं सही हो पाऊंगी। तो अब रिक्वायरमेंट आई, आपने पढ़ लिया, पढ़ा दिया, लेट्स सिंप्लीफाई इट टू मेक इट अवेलेबल टू हम जैसे लोग। भैया हम खुद कैसे कर पाए बिना लैब में जाके? मेरे को कौन सा वो पोलैरीमीटर दिया आपने जो पिछली स्लाइड पे बनाया मैंने कि मैं जाके रख के देख लूं? उसके लिए एक कॉमन चीज देखी गई, हर वो कंपाउंड जो एनाइंशोमेरिज्म शो कर रहा था, एक्चुअली उसमें एक ऐसा कार्बन था जो 4 डिफरेंट के साथ अटैच था। आपकी सारी ये मैं भूमिकाएं बना चुकी। It's only find only one chiral carbon, find only one asymmetric carbon. That is the reason of stereoisomerism. And isomerism is a type of stereoisomerism. तो ये chiral carbon का क्या मतलब है? अब आपकी डेफिनेशन एक लाइन की शुरू। What do you mean by chiral carbon? What do you mean by asymmetric carbon? तो listen, a carbon which is attached to 4 different groups or atoms is the reason for asymmetry of molecule. Such carbon is called as chiral carbon. ऐसे कार्बन को मैं आज से बोलूंगी कायरल कार्बन, और अब आज पूरा कायरल ढूंढवाऊंगी। जिस दिन ऑर्गेनिक खत्म होगी उस दिन एक लेक्चर छोटा सा, ऐसे ही जैसे डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस का आपको मिला वैसे ही 6-7 स्लाइड का एक लेक्चर लूंगी, फाइंड कायरल कार्बन, जिसमें सारे फंक्शनल ग्रुप ला दूंगी। अभी तो सिर्फ हेलाइड है मेरे पास, एल्कोहल, ईथर, एसिड सब लेके आऊंगी, तो उसमें आपको और इजी होगा। बट कायरल कार्बन ढूंढने की सिंगल इकलौती शर्त है 4 डिफरेंट ग्रुप्स। गलती से भी मिरर इमेज बनाने के चक्कर में मत पड़ना, मेरा सजेशन। मैं नहीं लूंगी वो डाउट, बड़ा मुश्किल है तुम लोगों को मिरर इमेज बनवाना। सो ये कार्बन क्या हुआ? कायरल। इसी की वजह से इस पूरे में कोई सिमेट्री नहीं आ पाई। रिमेंबर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आइसोमेरिज्म, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई तो एनाइंशोमर नहीं बन सकता, सेंटर ऑफ सिमेट्री आ गई तो नहीं बन सकता, लाइन ऑफ सिमेट्री आ गई तो नहीं बन सकता। तुम्हें पता भी नहीं है सारी सिमेट्री क्या बोल बैठी हुई। तुम्हें सिर्फ ऑर्गेनिक में इतना पता होना चाहिए, इफ यू आर एबल टू फाइंड 1 कार्बन विच इज अटैच्ड विद 4 डिफरेंट, आंख बंद करके चिपका दो, ऑप्टिकली एक्टिव, एक डेक्स्ट्रो बनेगा, एक लीवो बनेगा, आंख बंद करके। ठीक है जी, अब ढूंढते हैं फिर। हालांकि एनसीईआरटी ने बड़ी कोशिश की है डायग्राम देके कि इसको यूं घुमाओगे ना तो इसकी मिरर इमेज इस पे बाई चांस सुपर इंपोज हो जाएगी। कुछ ऐसे ऐसे काम किए हैं, मैंने नहीं किए, जरूरत नहीं है, बहुत साल करके देख लिया, टाइम वेस्ट होता है। सीधा मैंने आपको बताया, अगर 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं एनसीईआरटी के डायग्राम में कि 2 भी सेम हो, दोनों बी बना दिए, तो आप जब यूं इमेजिन करो, रोटेट करोगे तो एक के ऊपर एक सुपर इंपोज होगा। हम पे नहीं हो रहा इमेजिन। तो हमें सिर्फ ये ध्यान देना है, कार्बन के साथ अगर 4 डिफरेंट ग्रुप हैं
उसकी मिरर इमेज आंख बंद करके उसका ऑप्टिकल आइसोमर होगी, और इस तरह के ऑप्टिकल आइसोमर को क्या कहते हैं? एनाइंशियोमर। बस मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल ढूंढने मत लग जाना, वहां आप स्टीरियो केमिस्ट्री को खत्म कर दोगे, आपके बस का नहीं है। हमने बहुत साल कोशिश कर ली एंड वी सरेंडर्ड। तो अब अगर आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी, कायरलिटी और एसिमेट्री तीनों जुड़ गई, तो एक लाइन बोलूं, चेक करना कुछ गलती तो नहीं। अगर एक भी कायरल कार्बन है किसी मॉलिक्यूल में, वो पूरा मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक है, उसमें सिमेट्री का कोई एलिमेंट नहीं आएगा, ना प्लेन ना सेंटर ना लाइन, सॉरी ना प्लेन ना सेंटर ना एक्सिस, और वो हर हालत में ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। तो क्या बोला मैंने? कायरल कार्बन आते ही मॉलिक्यूल में जीरो सिमेट्री यानी एसिमेट्री, एसिमेट्री आते ही मॉलिक्यूल क्या हो गया? ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव हुआ तो एक फॉर्म बनेगी डेक्स्ट्रो, एक फॉर्म बनेगी लीवो। अगर आपके पास ये लाइन है तो आज की क्लास में एटलीस्ट बेस तो आपका आ जाएगा। इसी को कंटिन्यू करते हुए, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं, यानी कि कोई एलिमेंट नहीं है सिमेट्री का, तो मैंने उसको एसिमेट्री बोल दिया, वो सब के सब कायरल मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। क्योंकि वो कायरल मॉलिक्यूल्स हैं तो वो सब के सब ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। अब ऑप्टिकली एक्टिव होने का मतलब है एक फॉर्म डेक्स्ट्रो, एक फॉर्म लीवो, दोनों उसकी पॉसिबल होंगी। दिस इज बेस ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री। डेक्स्ट्रो हमेशा एक प्रोडक्ट है, लीवो हमेशा दूसरा प्रोडक्ट है, दो अलग अलग चीजें हैं ये। डन? इतना समझ आ गया कि ऑप्टिकल एक्टिविटी का केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल से क्या मतलब है, क्यों इसमें ऑप्टिक्स वर्ड लेके आए, क्योंकि लाइट से ही कुछ लेना देना था। तो सी कहाँ तक पहुंचा रिसर्च, मतलब इन लोगों को चैन नहीं पड़ा, अच्छे खासे मॉलिक्यूल्स में लाइट घुसा घुसा के देख रहे हैं कि उसका रोटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो आप सोचिए कितनी डेप्थ गई होगी पढ़ने में। जो आज आपके पास लेटेस्ट एडवांसमेंट्स हैं, खास करके मेडिकल साइंसेज में, वो इन्हीं सब रिसर्च की वजह से है कि कितना अंदर घुसे हैं एक एक मॉलिक्यूल के लिए, कि उसके सारे इफेक्ट आपको बताए जा रहे हैं या पढ़े गए हैं, पढ़ाए गए हैं, जो भी समझिए। क्या कायरल कार्बन की प्रेजेंस होना इनफ है किसी मॉलिक्यूल के लिए कायरल होने में? आई होप आपको कायरल वर्ड समझ आ गया। कायरल कैन बी कार्बन, कायरल कैन बी मॉलिक्यूल। जैसे हम कहते हैं पोलर, एक बॉन्ड भी पोलर होता है और एक मॉलिक्यूल भी पोलर होता है, राइट? वही तरह से जिस तरह से कार्बन कायरल है, वैसे मॉलिक्यूल भी कायरल है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, पहले बताइए कायरल मॉलिक्यूल का मतलब क्या लोगे आप? एनी वन लाइन, से वन लाइन अबाउट कायरल मॉलिक्यूल। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एटलीस्ट एक कार्बन कायरल हो। एटलीस्ट तो मैंने डाला, बट आपने डाला जिसमें कायरल कार्बन हो, करेक्ट? और कुछ कायरल मॉलिक्यूल के लिए, एक तो बोल दिया उसने कायरल कार्बन हो। परीक्षित, कुछ और? यस, वो मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक हो, कोई उसमें सिमेट्री का एलिमेंट ना हो। एनीथिंग? ऐसा मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, यानी डेक्स्ट्रो और लीवो होगा। और कुछ? ऐसे मॉलिक्यूल की मिरर इमेज उस पे नॉन सुपर इम्पोजिबल होगी। सारा आपके पास इंटैक्ट है, मैं चेक कर रही थी क्योंकि अब थोड़ा बदलने वाला है। मान लीजिए आपसे पूछा जाए क्या सिर्फ कायरल कार्बन का होना इनफ है या कहीं फंस सकते हैं? चेक दिस। कितने कायरल कार्बन? अब कायरल कार्बन ढूंढने शुरू करिए, रिएक्शन आने वाले 2, और मैंने पिंक डॉट लगा रखी, गलती कर रखी, बट एनीवेज OH, H, CH3 और ये पूरा मीजो में मैंने कुछ ऐसे ही दिखाया आपको, बट एनीवेज अब आप ये सोचिए, ये इसमें 2 कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन का मतलब मॉलिक्यूल कायरल होगा, ये मॉलिक्यूल कायरल नहीं है। कायरलिटी का मतलब गलती से भी ये मतलब कार्बन कायरल है, तो कायरलिटी का मतलब है नो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। कायरलिटी का मतलब है नो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। और इसमें तो अगर मैं मिरर बना दूं तो इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री अंदर ही अंदर है, कट रहा है 2 इक्वल हिस्सों में। तो अब फिर से सुनना मेरी लाइन, हर वो मॉलिक्यूल कायरल है जिसमें कोई सिमेट्री का एलिमेंट नहीं है। मैं ढूंढूं कैसे? अगर उसमें कायरल कार्बन है तो पूरा चांस है कि वो मॉलिक्यूल भी कायरल होगा, लेकिन अगर उसमें 2 कायरल आ गए तो चेक करना पड़ेगा कहीं प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं आया। बस यहां तक जाना है।
यानी कि कायरल कार्बन दो दो होते हुए भी ये मॉलिक्यूल तुम कायरल नहीं कह सकते। तो कायरलिटी को गलती से ले लेते हैं लोग वो कार्बन जिसपे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हैं, वो कार्बन कायरल, और ऐसे कार्बन की वजह से मॉलिक्यूल कायरल नहीं। वो कार्बन जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है वो एसिमेट्री ले आता है, इसीलिए उस कार्बन को कायरल कहते हैं। और अगर ऐसे 2 कार्बन हुए तो आई एम नॉट श्योर ये दोनों कहीं एक दूसरे को कैंसिल करके सिमेट्री ना उठा के ले आए, और जो हुआ। इसके आगे नहीं जाएगी स्टीरियोकेमिस्ट्री की डेप्थ। प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन साथ की साथ चेक करो कहीं कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री तो नहीं, और आपके बस का एक ही एलिमेंट ढूंढना है, प्लेन। एक्सिस नहीं ढूंढ सकते आप, एक्सिस ऑफ सिमेट्री कट गई सिलेबस से, थी पहले। तो यानी कि इसमें अगर आप देखो तो विद इन द कंपाउंड, अब थोड़ा ध्यान से सुनना, इतना बड़ी रामायण आप लिख नहीं सकते। हुआ क्या, क्यों भाई, जब पीछे की स्लाइड में मुझे पता लग गया दिस इज रिस्पॉन्सिबल, इसको स्टीरियो सेंटर कहते हैं, आपकी एनसीईआरटी में इसको एस्ट्रिक करके दिखाया है, और हर बुक में एस्ट्रिक करेंगे, और उसको स्टीरियो सेंटर बोलते हैं। जिसकी वजह से स्टीरियो केमिस्ट्री पैदा हो रही है उसको बोलते हैं स्टीरियो सेंटर, इस तरह के स्टीरियोजेनिक सेंटर, ऐसे नाम मिल जाएंगे आपको। अब आप सोच के देखो क्यों, जब कायरल कार्बन है तो मैं तो इसके अंदर से प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट पहुंचाऊंगी इसके अंदर। जब इसके अंदर प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट दिया तो क्या हुआ, नो इफेक्ट बाहर निकलती हुई लाइट का। तो मेरे को मजबूरी में क्या बोलना पड़ा, ये 2 कायरल होते हुए भी ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दिखा रहा, ये एनाइंशोमर नहीं बनाएगा, लेकिन मेरे को लॉजिक तो ढूंढना पड़ेगा। ऐसे कैसे, क्या सबके लिए पोलैरिमीटर खड़ा करूंगी मैं, नहीं। लॉजिक क्या ढूंढा गया, ठीक है प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बट क्या आग लग गई थी इन दोनों को, ये तो कायरल थे, अपना अपना दिखा देते। एक्चुअली में क्या हुआ, ऊपर वाले हाफ ने राइट हैंड साइड में रोटेट किया 30 डिग्री, नीचे वाले हाफ ने लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट किया, खुद ही दोनों मिरर इमेज बन गए एक दूसरे की। इसने 30 डिग्री लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट किया तो नीचे वाले हाफ ने 30 डिग्री राइट हैंड साइड में रोटेट कर दिया, अंदर ही अंदर कैंसिल कर दी ऑप्टिकल एक्टिविटी, बाहर निकल के 0, जहां से शुरू, बिफोर एंड आफ्टर सेम। इसको एक शब्द दिया गया है इंटरनल कॉम्पनसेशन। अंदर ही अंदर रोटेशन कॉम्पनसेट हो गई, इंटरनल कॉम्पनसेशन। दैट इज वाई मीजो आइसोमर्स, जब भी आपने जो हमने सिन एंटी पढ़ा था, हमने आई थिंक एंटी एडिशन पढ़ा है, तो एंटी एडिशन में जब जब मीजो बना हमने उसको 1 माना, अकेला प्रोडक्ट मीजो। टैम में बना था ना, ट्रांस में आप एंटी एडिशन करो तो मीजो बनता है, लेकिन कार में क्या पढ़ा था, सिस में अगर आप एंटी एडिशन करो तो रेसिमिक मिक्सचर, आधा डेक्स्ट्रो आधा लीवो। भाई यहाँ डेक्स्ट्रो लीवो है ही नहीं, यहाँ अकेला प्रोडक्ट है, नो एनाइंशोमेरिक फॉर्म, नो ऑप्टिकल एक्टिविटी, इसको बोलूंगी मीजो। चेक, ये मीजो है नहीं। तो इन तीनों में से कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव है वो ढूंढना हो, ये आपके जेई नीट के सवाल है, नीट के भी यही सवाल है। ढूंढ पाएंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव मीजो फॉर्म, देखते ही बोल दो मीजो फॉर्म इनएक्टिव होगी, इसमें कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है, दे बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव। अब एक लास्ट चीज ध्यान से, तीनों को देखिए, हैं तो तीनों एक दूसरे के स्पेशल आइसोमर्स, ध्यान से देखो, सिर्फ जगह को अलट पलट रखा है, आईयूपीएससी नेम तक सेम है तीनों का। क्या ये दोनों मेरी क्लास आपस में मिरर इमेजेस हैं फर्स्ट एंड सेकंड? नहीं, तो ये दोनों एनाइंशोमर्स नहीं है। ये बहुत कॉमन मिलने वाला है पास्ट ईयर्स में। 10 डायग्राम्स, और मेरे टेस्ट में भी मिलेगा, 10 डायग्राम्स हैं और उसमें से पूछा है कौन कौन से पेयर्स ऑफ एनाइंशोमर्स हैं, कितने पेयर्स ऑफ एनाइंशोमर्स हैं। तो अगर 10 में से मैंने 2 पेयर्स दे रखे हैं, फर्स्ट एंड फिफ्थ, सिक्स्थ एंड एट्थ, तो आपको ऑप्शन मिलेंगी फर्स्ट फिफ्थ सिक्स्थ एट्थ, दिस, इस तरह से कॉम्बिनेशन। क्या ये दोनों एनाइंशोमर्स हैं? नहीं। क्या ये दोनों एनाइंशोमर्स हैं? नहीं। चेक कर लो, ओह सॉरी हैं, आई एम सॉरी, ये दोनों क्या हैं? एनाइंशोमर्स। ये क्या है फिर इन दोनों से, इसका क्या रिश्ता है? हैं तो आइसोमर आपस में। अगर आप ध्यान दो 1 2 3 ऑल आर स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। इस तरह के स्टीरियो आइसोमर्स को मैं क्या बोलूंगी? एनाइंशोमर। लेकिन 2 का 1 से क्या रिलेशन है, 3 का 1 से क्या रिलेशन है, उसको कहते हैं डायस्टीरियोमर्स।
जहां कुछ और लॉजिक ना मिल रहा हो, भाई मिरर इमेज भी नहीं है, उल्टे पुल्टे भी नहीं है, तो अब मैं यहां नीचे लिख रही हूं एनाइंशोमर्स जिनमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है, ऊपर वाले केस में वो थे सेकंड एंड थर्ड। लेकिन फर्स्ट और सेकंड क्या है आपस में? फर्स्ट एंड सेकंड और पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर्स पूछेंगे हम, तो यहां दो पेयर हैं डायस्टीरियोमर्स के, एक तो फर्स्ट और सेकंड, एक फर्स्ट एंड थर्ड। ये क्या है आपस में? ये हैं डायस्टीरियोमर्स। जो मिरर इमेजेस नहीं है फिर भी स्पेशल आइसोमर्स हैं, स्टीरियो आइसोमर्स हैं, उनको आंख बंद करके क्या नाम दोगे आज के बाद आप? डायस्टीरियोमर्स। बस दो ही नाम है अब। ऑप्टिकल आइसोमर्स कौन कौन से होते हैं? या तो एनाइंशोमर्स या डायस्टीरियोमर्स, बस इतना ही जाना है। तो क्लियर हो गया सबको मीजो क्या होता है और मीजो ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होता है? अगर कोई मुझसे पूछे मीजो ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होता है, सिर्फ इंटरनल कॉम्पनसेशन बोल पाएंगे या मैं बोलूं तो समझ पाएंगे अंदर ही अंदर कॉम्पनसेट हो गया? डन एवरीबॉडी। तो ये जो स्टीरियो केमिस्ट्री SN1 SN2 पे लगानी थी, उससे पहले इतना स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ना मेरे को जरूरी था, टर्म्स चाहिए थी मेरे को। डेक्स्ट्रो क्या होता है, लीवो क्या होता है, एनाइंशोमर्स क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी का क्या मतलब है, ये। अब आपके पास बोर्ड में क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, इन तीनों में से कौन सा कायरल, इन तीनों में से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव, इन तीनों में से कौन सा एनाइंशोमर शो करेगा? कर लोगे? डायरेक्ट क्वेश्चंस शुरू करते हैं। SN1 SN2 की स्टीरियो केमिस्ट्री, यहां तक हो गया? सबके पास समझ आ गया? कहीं कुछ इशू? तो NCERT का बेसिक तो मैंने कर लिया, लास्ट पे आती हूं SN1 SN2 पे ये क्या लगाना है, क्यों पढ़ा दिया इस चैप्टर में। तो एक बार SN1 का मैकेनिज्म देखना बच्चों, आपके डैश एंड वेज लेना ही पड़ेगा मेरे को, तो आपको पता ही है SN1 का मतलब क्या है। अब मैंने लिया भी सेकेंडरी है, राइट? पहले तो क्या बनेगा? प्लेनर कार्बोकैटायन। नाउ अब से जो पार्ट चलेगा, जितना चलेगा, उसमें आई नीड एवरीवन टू बी वेरी अलर्ट, कुछ ना आए तो पॉइंट आउट करेंगे। प्लेनर कार्बोकैटायन, तो ब्रोमीन स्पेसिफिकली किसी एक डायरेक्शन में अटैक करेगा फिक्स्ड? नहीं, वो अबाउ द प्लेन भी कर सकता है, वो बिलो द प्लेन भी कर सकता है, उसके लिए कोई बंधन नहीं है, वो बराबर बराबर चांस है ऊपर या नीचे से अटैक करेगा। जब वो ऊपर से अटैक करेगा, नीचे से अटैक करेगा, अलग अलग डायरेक्शन से अटैक करेगा, तो आप ये सोच के देखिए, ऊपर नीचे का मतलब क्या है? ब्रोमीन इस एंगल से भी कर सकता है अटैक, इधर से भी कर सकता है। अब तो समझ सकते हो, मैंने SN2 में कल बता दिया था आपको कि यहां तो ब्रोमीन आ भी नहीं सकता, ओरिएंटेशन ही सही नहीं है, सॉरी जो भी अटैकिंग ग्रुप है, हाँ अटैकिंग ब्रोमाइड ही है। सो ये यहां से भी अटैक कर सकता है, यहां से भी। अगर इसने सेम वाली जगह से अटैक किया जहां पर एक हेलोजन लगा हुआ था, तो ऐसा बनेगा? चेक। ये नहीं आया तो मेरे आगे की क्लास कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये बोर्ड का क्वेश्चन है। पहले देखिए बिफोर एंड आफ्टर, कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर सी ही है, छाता उल्टा नहीं हुआ। जहां पर X लगा था बस उसकी जगह कौन आ गया? ब्रोमीन। यानी बिलो अबव सब सेट है, सेम है। जो चीज पहले बिलो द प्लेन और अबव द प्लेन थी, अभी भी वही बिलो द प्लेन और अबव द प्लेन है। अगर ये डेक्स्ट्रो था तो ये भी चांस है क्या आएगा? डेक्स्ट्रो। अगर ये लीवो था तो चांस क्या है? ये भी क्या आएगा? लीवो। इसको कहते हैं इसने कॉन्फ़िगरेशन को रिटेन कर लिया, जो थी वही रहने दी। और अगर ये उधर की साइड से भी प्लेनर है, यहां से और यहां से, या यूं कह दूं प्लेनर है यहां से और यहां से, दोनों जगहों से अटैक कर सकता है। अगर इसने उस साइड से धक्का मारा होता तो इन तीनों को पलट के किधर आना पड़ता? रिवर्स साइड में। तो इसमें आप देखो, हो गया छाता उल्टा। क्या दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं? यस। जब दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं तो एक पक्का बनेगी डेक्स्ट्रो, एक पक्का बनेगी लीवो। लेकिन ये वाला फॉर्म जब बना था फॉर्म ए, ये मैं कहूंगी रिटेन्ड प्रोडक्ट 50%, और ये जब बनेगा मैं कहूंगी इन्वर्टेड प्रोडक्ट 50%। तो अब जो लास्ट क्लास तक मैं आपसे प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करवा रही थी, आप देखते थे स्टेबल कार्बोकेटायन, फिर क्या देखते थे? शिफ्ट, और उसके बाद क्या देते थे? प्रोडक्ट। आज सेम वही वाले मॉइस्ट Ag2 वो सारे क्वेश्चन दोबारा लाऊंगी। अब आपसे मेजर प्रोडक्ट तो पूछूंगी, लास्ट क्लास रिवाइज हो जाएगी, फिर ये पूछूंगी हाउ मेनी,
जो मेजर बनाओगे अगर उसमें कायरल कार्बन है तो तुमको डेक्स्ट्रोलीवो 2 गिनने पड़ेंगे. दैट इज गोइंग टू बी माय लास्ट प्रैक्टिस फॉर टुडे. बट उससे पहले एनसीईआरटी, क्या आपको पता चल गया रिटेंशन क्या होता है? क्या आपको पता चल गया इन्वर्जन क्या होता है? एनी डाउट इतने में? फिर आगे चलूंगी. समीर का शायद हाथ खड़ा हुआ था. तो 50% चांस है जो कॉन्फ़िगरेशन पहले थी वो ही रिटेन होगी, 50% चांस है जो कॉन्फ़िगरेशन पहले थी उसका उल्टा होगा. दोनों की बराबर कॉन्सेंट्रेशन अगर आई, बच्चे बताएं गट फीलिंग से, सोच के देखो. चेक चेक चेक, एक सेकंड. एक कंटेनर में, कांच के एक कंटेनर में कंपाउंड भिगोया, धोया, उसको मैंने एक न्यूक्लियोफाइल दिया, उसने यहां सब्स्टिट्यूट कर करा के एंड में उस कंटेनर में क्या बन गए? ये दो. उसके अंदर से पीपीएल पास ऑन करूं, आउटपुट क्या होगा? अनडेविएटेड. क्यों? अब उस कंटेनर में क्या है? आधा है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, आधा है लीवो रोटेटरी, और दोनों सेम है. देख लो. हाँ, ये अगर 50 डिग्री रोटेट लेफ्ट में करेगा या राइट में, ये उसकी ऑपोजिट में कर देगा. एक्चुअल रिजल्ट क्या आएगा? 0. कोई रोटेशन नहीं. इसको कहते हैं एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन. एक की रोटेशन को दूसरे ने बाहर से कॉम्पनसेट कर दिया. एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में मिल जाएगा वर्ड. तो ये केस क्या हुआ? एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन. 1 लाइन में पूरा करिए मेरी बात को, रहते मेरी लाइन को कंप्लीट करिए. इन SN1 रिएक्शन एट द एंड वी रिसीव डैश ऑप्टिकल एक्टिविटी, डैश ऑप्टिकल एक्टिविटी, नो ऑप्टिकल एक्टिविटी एट द एंड. जबकि शुरू में मेरे को मिल रही थी, मैंने तो डेक्स्ट्रो उठा के दिया था. रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले मैंने लाइट घुसाई तो राइट हैंड साइड में रोटेशन है. रिएक्शन खत्म होने के बाद फिर मैंने वही पीपीएल घुसाई, यहां तो 0 रोटेशन है भाई. इसका मतलब दो ऐसी चीजें बनी जो दोनों की दोनों एक दूसरे की रोटेशन को जस्ट ऑपोजिटली कॉम्पनसेट कर रही थी. ऐसे मिक्सचर को कहते हैं जहां पर वी गेट डी एंड एल बोथ 50%, उसको कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर. एक ही पैराग्राफ, एक ही पेज पे एनसीईआरटी ने 3 डेफिनेशन दी है. व्हाट डू यू मीन बाय इन्वर्जन, व्हाट डू यू मीन बाय रिटेंशन, व्हाट डू यू मीन बाय रेसिमिक मिक्सचर. इन्वर्जन का मतलब ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इज इन्वर्टेड. रिटेंशन का मतलब ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इज रिटेन्ड. एंड रेसिमिक मिक्सचर मीन्स इफ 50-50% या 1:1 रेशियो ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लीवो फॉर्म इज स्टेटेड एज रेसिमिक मिक्सचर. ये था कार का आर, CAR जो बोलते थे, ये था रेसिमिक मिक्सचर. दोनों 50-50% बनेंगे. तो ये अगर आपके बोर्ड में आ गया, आपको ये बना के दिखाना पड़ेगा. बिना बनाए नहीं आप कर सकते कि रिटेंशन पे एक लाइन लिख के आ जाऊं मैं. नहीं, आपको ये शो करना पड़ेगा. एंड आई टुक इट. और जरूरी नहीं है इतना खतरनाक शो करें. एनसीईआरटी ने बड़ा इजी शो कर रखा है. कार्बोकेटायन बनाया A और B. A इज इन्वर्टेड प्रोडक्ट, B इज रिटेन प्रोडक्ट. इंग्लिश में लिख दिया स्ट्रक्चर बनाए बिना, और नीचे लिख दिया 50%, 50%. रिजल्ट इज रेसिमिक मिक्सचर. किसी भी तरह से आपको शो करना आना चाहिए. ये जो ब्लू कलर में मैंने कुछ लिखा है, ये अब मैं निकल गई एनसीईआरटी से बाहर. देखना क्या लिखा है. ये रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं है. ये आ गए हम उन चीजों पर जो अगर कोई निहायत टफ क्वेश्चन देना हुआ जेई नीट में या इजी क्वेश्चन देना हुआ जेई एडवांस में, ये वहां पहुंच गई हमने. स्टीरियो स्पेसिफिक का क्या मतलब होता है? अगर रूट बिल्कुल स्पेसिफिक है जी, ये यहीं और ऐसे ही अटैक करेगा. यहाँ कोई स्पेसिफिक नहीं है, ये दोनों साइड अटैक कर सकता है. इसका कोई रूल नहीं है कि नहीं मेरे को तो अबाउट द प्लेन ही अटैक करना है. स्पेसिफिक वन मैकेनिज्म नहीं है अटैकर का. अटैक होने का दो ही रास्ते थे, दोनों पॉसिबल है. तो दिस रिएक्शन इज नॉट स्टीरियो स्पेसिफिक. अटैक नॉट फ्रॉम वन साइड स्पेसिफिकली, इट्स फ्रॉम बोथ साइड्स पॉसिबल. हेंस इसमें कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है, सारा यहीं से जाएगा. दो ही रास्ते थे, दोनों रास्तों को पकड़ेगा. दिस इज नॉट स्टीरियो स्पेसिफिक. पहले बताइए, इतना समझ आ गया बच्चों को? क्लियर? रेसिमिक मिक्सचर पूछूं बता देंगे? अब थोड़ा एनसीईआरटी से कॉन्ट्राडिक्शन है. जितना भी आप ऑब्जेक्टिव कंटेंट करोगे और जो एनसीईआरटी करोगे, उसमें एक चीज में क्लियर कट लाइन बना रखी है कि दोनों एक बात पे एग्री नहीं करते.
हमने ऊपर पढ़ा 50% इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिला, 50% रिटेन्ड प्रोडक्ट मिला, हमने ये पढ़ा। बट एक्चुअली में देखा गया इन्वर्जन थोड़ा ज्यादा होता है। इन्वर्जन यूजली 60 से 70% के आसपास तो मिलता ही है। ये हर बार के जेई मेंस नीट में अगर आए हुए क्वेश्चन है तो एक्सेप्टेड है कि इन्वर्जन इज इन नेट मोर एज कंपेयर टू रिटेंशन। ऑल्दो एनसीईआरटी बोर्ड्स में आप ये नहीं लिखेंगे, बोर्ड्स में आप रेसिमिक मिक्सचर की बात को लिखेंगे। क्लियर? जो लोग नोट कर रहे हैं उनके लिए रुक रही हूँ, बाकी आगे चल रही हूँ। तो मैंने यहां पर स्टीरियो केमिस्ट्री SN1 की खत्म करी। चेक SN1 की स्टीरियो केमिस्ट्री क्या खत्म करी मैंने, क्या बोला मैंने? अगर SN1 रिएक्शन होगा तो वो स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं है, दोनों साइड से अटैक होगा और रिजल्ट विल बी 50-50% डेक्स्ट्रोलीवो। सिर्फ इस एक लाइन के लिए पिछले 35-40 मिनट से मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ, सिर्फ इस एक लाइन के लिए कि आपको रिटेंशन बताना है, इन्वर्जन बताना है, तो आपको कायरलिटी बतानी है, एसिमेट्री बतानी है, सब बताना है। डन? तो हाँ जी, ये कोई रीजन नहीं है, आया बस इन्वर्टेड प्रोडक्ट ज्यादा है, इसका कोई रीजन नहीं है, मिला जनरली, ठीक है? तो इसको याद रखना है। फिर SN2 का तो एक ही स्लाइड में खत्म हो जाएगा, क्योंकि चेक SN2 का मैकेनिज्म कुछ ऐसा ही कराया था मैंने आपको, एक बार देखो। आपका क्या गैस है, लिखा है, समझ आ रहा है? जो भी लिखा है स्लाइड पे पूरा 1-1.5 मिनट लो, जल्दबाजी नहीं। नोट करना हो नोट करो और बोलो हाँ मैम आ गया या नहीं आया, आई रिएक्ट अकॉर्डिंगली। आ गया या नहीं आया? इसमें कोई कार्बोकैटायन नहीं बनता, ना मैंने बनाया। इसमें एक ही साइड से एंट्री हो सकती है, हाईली स्पेसिफिक, तो क्या बोलूंगी? स्टीरियो स्पेसिफिक। दुआ करना इस चैप्टर से यहां से आए क्वेश्चन। 99% बच्चा इसको छोड़ के जाता है, 99% बच्चा। तो दुआ करिए इसमें से आए। और क्वेश्चन पेपर बनाने वालों को भी पता है ये मैक्सिमम बच्चा छोड़ के आएगा। ये हर एक के बस का ना पढ़ना है ना पढ़ाना। पढ़ाना इसलिए नहीं बस का होता, ऑडियंस सपोर्ट नहीं करती, टीचर्स को सबको आता है। ऑडियंस के सपोर्ट पे डिपेंड करता है कि हम कहाँ तक लेके जा सकेंगे। सो ये तो ढूंढ के करने वाले क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपके आसपास का कोई बच्चा कर नहीं रहा होगा। मुझे बताइए, व्हाट आई हैव रिटन इज एग्रीड टू यू। इसमें कितना रिटेंशन हो रहा है? 0। क्यों भाई रिटेंशन क्यों नहीं हो रहा? सेम साइड से अटैक के कोई चांस ही नहीं है, तो कहां से रिटेंशन होगा? बिफोर एंड आफ्टर देख लो, छाते का उल्टा होना तय है। और इस अम्ब्रेला वाले कॉन्सेप्ट को लाके दिया था साइंटिस्ट वॉल्डेन ने, इसीलिए इसको वॉल्डेन इन्वर्जन के नाम से भी जाना जाता है। SN2 इज शोइंग इन्वर्जन, दैट इज वॉल्डेन। तो कई बार इन्वर्जन के पहले वॉल्डेन लिखा हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। डन? यहां मेरी एनसीईआरटी की स्टीरियो केमिस्ट्री खत्म फॉर फुल ईयर, और कोई चैप्टर में स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं आएगी। अब जो कोई भी हमारे में ऐसा बैठा है जिसको एनसीईआरटी से बाहर पढ़ने का मूड नहीं है, फैसला कर लिया है अब मैं बोर्ड पे ही फोकस करूंगा या करूंगी, he or she can leave the class. Now I'm going to do nothing from your boards level. अब सीधा क्वेश्चंस पे वापस लौटते हैं, इन चीजों को लगाते हैं, ठीक है? अच्छा, कोई मेरे को उसको स्टार्ट करने से पहले याद दिलाए, रीजियो सिलेक्टिव क्या होता था क्लास 11th? मैं भूल गई उस दिन लेना, मार्कोनिकोव वाले दिन। What was regio selective term used? लो 1-आधा मिनट लो। हाँ जी, हाँ वो तो हो गया मेजर माइनर क्या, लेकिन रीजियो सिलेक्टिविटी वर्ड का मतलब क्या होता है? जहां भी 2 प्रोडक्ट, हाँ जी, किसके हिसाब से? नहीं नहीं नहीं, तुम तो एक ही साइड चले गए। एलिमिनेशन में सेटजेफ और हॉफमैन, एक मेजर एक माइनर। मैं कह रही हूँ जो रिएक्शन मैंने इस साल पढ़ा नहीं, मैं कह रही हूँ HBr का एडिशन हो रहा था तो लास्ट क्लासेस में आपने देखा मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन वाला मेजर बनेगा, लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन वाला माइनर बनेगा। एनीवेज लेट मी फिनिश इट। जहां भी 2 प्रोडक्ट बन रहे हो और उनमें से कोई एक मेजर हो क्लियरली और एक माइनर हो, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ये रिएक्शन रीजियो सिलेक्टिव है। 2 में से एक को चुनेगा मेजर। तो डोंट टेक सहारा ऑफ रिएक्शन टू लर्न। यस, आप बिल्कुल सही कह रहे हो शगुन,
कि सेटजेफ को मेजर मानते थे, हॉफमैन को माइनर। मतलब मेरे को तो रीजियो सिलेक्टिविटी चाहिए। हर वो रिएक्शन, तो कह सकते हो वो रिएक्शन भी रीजियो सिलेक्टिव था। जिन भी रिएक्शन में 2 प्रोडक्ट बनने हैं, ऑर्थोपैरा बना के आए लास्ट क्लास, अभी भी वो भी रीजियो सिलेक्टिव है। अगर प्रेफरेबली बड़ी क्लैरिटी से कोई एक प्रोडक्ट मेजर है, एक माइनर है, वो रिएक्शन की एक खूबी है, उसको क्या बोलते हैं? रीजियो सिलेक्टिव रिएक्शन। स्टीरियो सिलेक्टिव और स्टीरियो स्पेसिफिक सामने लिखा है, आज पहली बार लिखा है। इससे पहले मैं क्या करती थी, बस बता देती थी स्टीरियो स्पेसिफिक, उसका रिवर्स स्टीरियो सिलेक्टिव। एंड में आके बच्चे कंफ्यूज और मेरे से बार बार पूछते थे क्या था स्पेसिफिक, क्या था सिलेक्टिव। सो दिस ईयर आई थॉट लिख ही देती। स्टीरियो स्पेसिफिक तो बता दिया आपको, स्टीरियो सिलेक्टिव का क्या मतलब है समझो और जवाब दो। प्रोडक्ट्स में किसी एक स्टीरियो आइसोमर के बनने की प्रेफरेंस, ईदर डेक्स्ट्रो और लीवो। SN2 स्टीरियो सिलेक्टिव है, SN2 ही स्टीरियो सिलेक्टिव है। एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, छाता उल्टा हो गया पूरा। अगर शुरुआत डेक्स्ट्रो थी तो एंड क्या था? लीवो। SN1 अक्षित अभितेज, SN1 स्टीरियो सिलेक्टिव है। SN1 के एंड में क्या 2 3 4 1 प्रोडक्ट बनते थे? अक्षित फेस मी। आपसे आज मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रही आपको याद हो जाए, आप सुन लो, वही बहुत बड़ी बात होगी। मुझे बताइए क्या ये रिएक्शन किसी एक आइसोमर के बनने को प्रेफर कर रहा है? एंड में आके दोनों ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, परफेक्टली फाइन। अब मेरे क्वेश्चन की भाषा में आंसर दो, क्या इस रिएक्शन में कोई एक आइसोमर का बनना, ज्यादा बनना प्रेफर्ड है? नहीं, 50-50, कोई सिलेक्टिविटी नहीं है। सिलेक्टिविटी इज चॉइस ऑफ प्रोडक्ट, स्पेसिफिसिटी इज रूट ऑफ अटैक। स्पेसिफिक है किस तरह से अटैक कर रहा है, सिलेक्टिव है क्या ज्यादा बना रहा है। तो हर रिएक्शन जैसे ही आप आएंगे, स्टीरियो स्पेसिफिक, स्टीरियो सिलेक्टिव, कभी भी अपने आप से पूछ लेना, दिक्कत हो मत पूछना, छोड़ देना, मैं पूछती रहूंगी। आज नहीं, नेक्स्ट टाइम जब पढ़ोगे तब आ जाएगा। तो हम स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ाने से पहले खुद को मैं इसी हिसाब से मोटिवेट करती हूँ। 10 बच्चों को तो आ जाएगा, बाकी बचे 10 को टेस्ट तक आ जाएगा, अगले 10 को रिवीजन में आ जाएगा। कभी तो हिम्मत आएगी ना कि सुना हुआ है यार, अब तो पूरे चैप्टर में नंबर आने लग गए मेरे। जब माइनर टेस्ट होंगे, जब एक बार और एल्काइल हैलाइड का टेस्ट होगा, फिर फुल ऑर्गेनिक का टेस्ट होगा, कभी तो बच्चा कोशिश करेगा 4 पेज और पढ़ लूँ। अब से छोड़ता आ रहा हूँ या छोड़ती आ रही हूँ, तो उस उम्मीद पे हम आगे का पढ़ाएंगे आपको, राइट। पहले तो मेरे को आइडेंटिफाई, अब प्रैक्टिस है सिर्फ, पढ़ाना खत्म, अब क्वेश्चंस। 2 ब्रोमो ऑक्टेन, ये पास्ट ईयर से उठाया है मैंने। 2 ब्रोमो ऑक्टेन देखो मैंने कैसे बना दिया, क्योंकि जब मैं, अगर मैं सोचूं आप कैसे बनाओगे इस क्वेश्चन को, 2 ब्रोमो ऑक्टेन को, आप पहले तो 8 कार्बन की चेन बनाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि आपको इनको अटेम्प्ट करना भी सिखाना है, कोई ऐसे सजा के नहीं देगा आपको रफ में कैसे बनाना है। तो 2 ब्रोमो ऑक्टेन है, तो ये कर दूं, चेक कर लो। पहले इसमें कायरल कार्बन ढूंढो, अगर कायरल कार्बन नहीं है ना, फिर तो 1 मिनट में कर दोगे आप, कार्बोकैटायन बनाया, शिफ्ट की कोई जरूरत है नहीं है, और मेजर प्रोडक्ट देके चल पड़े। लेकिन अगर कायरल कार्बन है, मेजर प्रोडक्ट आपको सोच के देना पड़ेगा। क्या इसमें कोई कायरल कार्बन है? बिल्कुल है। ये वाला कार्बन, एक H लगा हुआ, एक CH3 लगा हुआ, एक Br और एक ये। जैसे ही आप कायरल कार्बन ढूंढो, प्लीज ड्रॉ दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। कायरल कार्बन बीच में, चारों साइड ग्रुप्स, और प्रेफरेबली कार्बन एक लाइन में आते हैं, इस वर्टिकल लाइन में लगाए जाते हैं। फिशर प्रोजेक्शन है, ये रूल है इसका। कार्बन आप वर्टिकल लाइन में लगाइए, बाकी ग्रुप्स को इधर लगाइए, उल्टा नहीं लगाएंगे, क्योंकि मैंने 3D को 2D में स्क्वीज करने के कुछ नियम है। हाइड्रोजन की लाइन को इग्नोर किया जाता है, कि जैसे कार स्टीयरिंग व्हील में 3 ही लाइनें दिखती हैं और वो जो रॉड है वो जो गाड़ी से लगी हुई है उसको इग्नोर करते हैं, तो इसको कार स्टीयरिंग व्हील की रॉड मानते हैं, इसको स्टीयरिंग व्हील मानते हैं, और इसके स्पाइक्स मानते हैं। सो कुछ इस तरह से, ये आपकी 11th का एक ज़माने का चैप्टर हुआ करता था जो हम पढ़ाते थे। सो इस तरह से आपने सोचा। अब आपको दिख रहा है ये कायरल है, कायरल है तो इसका डेक्स्ट्रो भी हो सकता है, इसका लीवो भी, कुछ भी हो सकता है, वो हेडेक नहीं लेना आपने। दिस, अब 2 ब्रोमो ऑक्टेन को अगर इथाइल अल्कोहल और वाटर की प्रेजेंस में अटैक कराओ, वाटर क्या है पिछली क्लास से सोचना पड़ेगा, ये तो भाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट किधर जाना चाहिए? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को SN1, मैंने दिया भी सेकेंडरी है,
टर्शरी है तो मैं पूछूंगी भी नहीं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इग्निट, टर्शरी में तो धड़ाक से कहाँ पहुंचा दोगे, SN1 में। मैंने दिया सेकेंडरी, सबसे मुश्किल एग्जाम्पल जो ला सकती थी वो लेके आई हूँ, ये देखने के लिए क्या पिछली क्लास रिटेन हुई तो अगला एक स्टेप और रिटेन हो जाएगा, नहीं हुआ स्टीरियोकेमिस्ट्री का रिटेन तो कम से कम इतना तो रिटेन हो जाएगा जो पिछली क्लास में पढ़ रहे थे। तो यहां पर कार्बोकेटाइन बना। अब वो कार्बोकेटाइन जो बना, मैंने बनाया नहीं कार्बोकेटाइन, ये अब आपका अपना काम होगा जब आप सोचोगे कि हाँ यहां बनेगा कार्बोकेटाइन। जैसे ही कार्बोकेटाइन बनेगा क्या याद आना चाहिए, प्लेनर, जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है। आने वाला न्यूक्लियोफाइल कौन सा है इसके अंदर, अगर मैं ध्यान दूं, एल्कोहल है, उससे मुझे पूरा चांस लग रहा है। OH आ रहा है, वाटर है साथ में, तो OH आएगा। OH यहां से भी अटैक कर सकता है, यहां से भी। तो क्या कह सकती हूं मैं, ये स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं है। चार में से एक स्टेटमेंट तो पकड़ लोगे, हाँ दिस इज नॉट, सब लिखा मिलेगा अभी नीचे, दिस इज नॉट स्टीरियो स्पेसिफिक। दोनों साइड से अटैक बराबर होगा। हो गया जी। जब दोनों साइड से अटैक बराबर होगा तो छाता उल्टा कर दो एक जगह और एक जगह मत करो उल्टा, यानी रिटेंशन प्रोडक्ट भी बनेगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट भी बनेगा। अब क्योंकि मैं जेई नीट में हूं तो मैं 50% नहीं लिखूंगी, मैं अब आपको यहां पर बाई चांस इस केस का डाटा मैं दे रही हूं, आपसे कोई नहीं पूछ रहा। 17% ये बना, 83% ये बना। मुझे बताइए रिटेन्ड प्रोडक्ट है, शिट दिखा के पूछ रही हूं, ये रिटेन्ड प्रोडक्ट है, दिख ही रहा है, BR वाली जगह OH लगा, तो ये क्या हुआ, दिस इज रिटेंशन, सिर्फ 17% रिटेंशन। इन्वर्जन कितने परसेंट, 83%। मैंने एक साल जब ये पढ़ाया, लास्ट टू लास्ट ईयर की बात है, 17% और 83% बता दिया। आप अभी पीछे लिखवा के आए हो 60 to 70% रिटेंशन, सॉरी 60 to 70% इन्वर्जन। थोड़ा गलत नहीं हो गया मैम, यहाँ पे तो 83% इन्वर्जन है। खटकी मेरे को भी बात कि कहीं तो मैं गलत कर रही हूँ, वहां पर मैं 60 to 70% इन्वर्जन लिखवा के यहाँ 83% इन्वर्जन दे रही हूँ। एक शब्द से कितना फर्क पड़ जाता है, मेरा क्वेश्चन तो गलत हो जाता, उस एक शब्द से जो फर्क पड़ता है वो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, मैं बताने में लिखने में इंटरेस्टेड रहती हूँ। 60 to 70% इन्वर्जन नेट, बस ये लिखना भूल गई। अब जब ये लिखना भूल गई तो गलती तो कोई ना कोई तो पकड़ता है, चाहे सेम टाइम पे पकड़े या अगली क्लास तक पकड़े। जैसे आप लोग लिख रहे हो, चलो लिख लो, ये भी एक तरीका होता है पढ़ने का कि अगले आगे जाके पता चले मेरे को। बट एनीवेज, आपका अपनी कॉपी आपकी मर्जी। मुझे ये बताइए इन कंपैरिजन टू दिस नेट इन्वर्जन कितना हुआ। अब ये नेट इन्वर्जन का क्या मतलब है उसको समझते हैं। एक वर्ड नेट ने मेरी तो सोच सारी बदल दी। लीवो रोटेटरी कितना है बच्चों, 17%। एक डब्बे में 17% कितना, कौन सी चीज बैठी है, लीवो, लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट करने वाली। उसी डब्बे में राइट हैंड साइड में रोटेट करने वाली चीज कितनी बैठी है, 83%। नेट इन्वर्जन या नेट रिटेंशन का क्या मतलब है, ये करेगा पॉजिटिव साइड में रोटेट, ये करेगा नेगेटिव साइड में रोटेट। तो 17% इसका, इसके 17% को तो डिस्क्वालीफाई कर गया, अंदर ही अंदर कॉम्पनसेट कर गया। निकलने वाला आउटकम क्या होगा, 66% इन्वर्जन नेट। और एक बार के पास्ट ईयर में निकलवाया, कैलकुलेट किया पूरा रिएक्शन देके। यहां ये परसेंटेज इन दिस रिएक्शन 17% लीवो बना, 83% ये बना। कैलकुलेट इट्स इन्वर्जन रेट, कैलकुलेट्स इट्स इन्वर्जन, ये था क्वेश्चन। 66% करेक्ट आंसर था, लेकिन ऑफ कोर्स 83 दिया हुआ था, हम तो 83 करके आ जाएंगे अगर ये नहीं। और ये आए हुए क्वेश्चन से उठा रही हूं, कोई मेरा मनगढ़ंत क्वेश्चन नहीं है, इट इज ऑलरेडी अवेलेबल इन पास्ट ईयर्स। सो नेट इन्वर्जन अगर मैं नहीं बता पाती हूं अपने आप को तो मैं सही भी नहीं कर पाऊंगी। तो मैं वहां भी जो लिखा है नेट, हम वहां भी सही है, और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए ऑलरेडी मैंने आपके पास क्वेश्चन ले आई। तो अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम आज की क्लास में, वैसे मुझे पता है कर पा रहे हो, बट आई एम प्रिपेयर्ड फॉर वर्स्ट, होप फॉर बेस्ट एंड प्रिपेयर्ड फॉर वर्स्ट। ये कहा जाता है कि अगर कोई बच्चा यहां तक नहीं पहुंच पा रहा, एटलीस्ट वो पोलर प्रोटेक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल देख के SN2 तो बता रहा है या SN1 तो बता रहा है। ठीक है, क्लियर है सबको ये? एनीवन वांट्स टू नोट इट कि आगे चलूं? चलिए, सीरियसली जिसको लगे कि अब मेरे से और नहीं हो पा रहा वो जा सकते हैं। एक और क्वेश्चन, इसमें ऑब्जेक्टिव में 4 स्टेटमेंट दे देनी है मैंने। क्या है क्वेश्चन, चेक। 2-bromo-3 मिथाइल को आपने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दिया, क्योंकि 2-bromo-3 मिथाइल है, सेकेंडरी है, और मैंने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दिया। मुझे पता है यहां पर क्या होगा,
और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दिया। न्यूक्लियोफाइल तो स्ट्रांग है ही, साथ में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। यहाँ पे SN1 होना तय है, कार्बोकेटाइन बनना तय है। बना दिया कार्बोकेटाइन मैंने, ये तो लास्ट क्लास के बेसिस पर ही है। शिफ्ट भी कर दी मैंने। शिफ्ट करने के बाद प्लेनर है, OH अबाउ द प्लेन भी आएगा, बिलो द प्लेन भी। अब मैं अबाउ बिलो का चक्कर छोड़ती हूँ और छोटा करते हैं। क्या ये कार्बन कायरल है? चेक। नहीं। अगर कायरल बनाना हो तो मुझे ना कुछ करना चाहिए था यहाँ। नहीं, मैंने कुछ गलती नहीं। राइट। क्या ये कार्बन कायरल है? नहीं। अगर ये कार्बन कायरल नहीं है तो यहाँ डेक्स्ट्रो और लीवो नहीं बनाओगे। अब मुझे बताएंगे 3 चेक बॉक्स। एवरीवन, चेक बॉक्स नंबर 1, क्या ये रिएक्शन रीजियो सिलेक्टिव है? केशव, क्या ये रिएक्शन रीजियो सिलेक्टिव है? रीजियो सिलेक्टिव का मतलब होता है, क्या मतलब होता है रीजियो सिलेक्टिव का? एक मेजर बनता हो, एक माइनर, इन सिंपल टर्म्स। तो दिख तो रहा है इसमें मेजर ये बनेगा, माइनर ये बनेगा। यस, कहीं भी 2 प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है, एक बहुत ज्यादा बन रहा है, एक कम बन रहा है। यस, इट इज रीजियो सिलेक्टिव। शाइला, क्या ये स्टीरियो सिलेक्टिव है? स्टीरियो स्पेसिफिक पूछना चाहिए पहले। क्या ये स्टीरियो स्पेसिफिक है? नहीं, क्योंकि कार्बोकेटाइन बना। कार्बोकेटाइन बना तो कोई स्पेसिफिक रोड नहीं है, इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है। ये स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं है। क्या ये रिएक्शन स्टीरियो सिलेक्टिव है? डेक्स्ट्रो लीवो दोनों बने, उसमें से कोई एक मेजर बने, एक माइनर। मतलब स्टीरियो सिलेक्टिव क्या था? प्रेफरेबली किसी एक आइसोमर को, स्टीरियो आइसोमर को पसंद किया जा रहा और एक को कम। साइंश, शाइला, फिर से, क्या ये स्टीरियो सिलेक्टिव है? जब डेक्स्ट्रो लीवो बन ही नहीं रहे तो सिलेक्टिविटी का सवाल ही कहां पैदा होता है? ये स्टीरियो सिलेक्टिव नहीं है। इफ यू आर ओके विद दिस, यू आर वेरी गुड टू गो इन जेईई एडवांस विद गुड होप्स इन दिस सब्जेक्ट। ऐसी 4 स्टेटमेंट मिलेंगी। सिर्फ फाइंड आउट मेजर प्रोडक्ट इज योर जेईई मेंस विद स्टीरियोकेमिस्ट्री। बट क्या ये स्टीरियो सिलेक्टिव है? क्या ये स्टीरियो स्पेसिफिक है? क्या ये रीजियो सिलेक्टिव है? ये वही हैंडल कर सकता है जो जेईई एडवांस के लिए बना है, जो उतने आगे तक जा रहा है। और हम क्यों नहीं बने भाई? हम तो जाएंगे, कोशिश तो पूरी करनी चाहिए। और खाली केमिस्ट्री के बेसिस पे सिलेक्शन भी हो जाता है, पता ही है, बहुत सुना होगा। सीनियर से पूछ लो, मैथ्स में कितने नंबर, केमिस्ट्री में कितने, फिजिक्स में कितने। तो केमिस्ट्री में यूजली 48 से 54 के बीच, फिजिक्स में 30 से 40 के बीच, मैथ्स में 0, 1 या 2। ये है सिलेक्शन। मैं सच बोल रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही। मतलब 2 या 3 उसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी जाती है। और पता कर लेना आपके टाइम कौन बना रहा है। आईआईटी कानपुर हर साल बदलते हैं बनाने वाले, 4 आईआईटीज मिलके बनाते हैं। तो इस बार कौन सा है आपकी बारी? आईआईटी रुड़की। मेरे को लगता है ईजी आना चाहिए। नहीं, आईआईटी कानपुर का सबसे गंदा आता है। आईआईटी कानपुर तो वैसे मतलब प्रधानमंत्री की भी नहीं मानता ना। कानपुर कौन सा 2019 का देखना, एक बार 19 का जरूर देखना, फिर शायद आपको इजी लगे। मुझे तो नहीं लगा था भाई। चलिए, अब आपके पास इसमें मेजर प्रोडक्ट एक ही, तो मैंने जो स्टार लगा रखा है, कल को आप पढ़ के कंफ्यूज ना हो जाओ, ये तो कायरल बना दिया। चेक बॉक्सेस हो गए। अब चेक बॉक्सेस इसमें कराओ। दिखना नहीं चाहिए। ये सेम रिएक्शन है लास्ट क्लास का, देखना। तीनों चेक बॉक्स चाहिए मेरे को, रीजियो सिलेक्टिव, स्टीरियो सिलेक्टिव, स्टीरियो स्पेसिफिक, सी। और अब लास्ट क्लास में मैं ब्लू कलर से कायरल नहीं लिखती थी, अब लिखना शुरू कर दूंगी क्योंकि स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ ली। पहले मैं लिखती नहीं थी कायरल। पहले तो आपकी समस्या SN1 SN2 चूज करने की थी, मेजर माइनर चूज करने की थी। तो नमन, क्या ये रीजियो सिलेक्टिव है? ओके, चलो रीजियो सिलेक्टिव तो आ गया बच्चों को। क्या ये स्टीरियो स्पेसिफिक है? कार्बोकेटाइन बन गया तो स्पेसिफिक होने का मतलब ही नहीं है। क्या ये स्टीरियो सिलेक्टिव है? 2 में कॉन्फिडेंस आ गया, अब तीसरा रह गया है। अगेन, ये टॉपिक मेरे स्टाफ को नहीं आता। वो शायद तुम लोगों से पूछें क्या पढ़ाया, कब पढ़ाया, उनको नहीं आता। डाउट्स इसके सिर्फ मुझसे लीजिएगा। वो लेना चाहेंगे बट ममता मैम, वैशाली मैम को शौक बहुत है,
वो आपको बताने में शायद 10 मिनट ना लगा दें एक डाउट। अगर इसके कोई डाउट्स आए तो मुझसे लीजिएगा, विद इन अ मिनट सॉर्ट होने चाहिए, टाइम बहुत कीमती है। उनको भी 1-2 साल लगेंगे इसको प्रॉपर लेने में। स्टीरियो सिलेक्टिव, अक्षिता, गलती तो होगा, आज गलत तो हो सकते हैं। क्या कंफ्यूजन है आप बताओ? प्रोडक्ट में कायरल कार्बन है जस्ट लाइक दिस? है नहीं है तो कोई डेक्स्ट्रोलीवो छोड़ो, मतलब बात ही नहीं करनी मेरे को, स्टीरियो केमिस्ट्री है ही नहीं। कायरलिटी नहीं है तो पिछला पूरा 1 घंटा जीरो। क्या इसमें कोई भी कार्बन कायरल दिख रहा है? ये है कुछ कार्बन दिख रहा है तो पकड़ लो। ये वाला कार्बन मेरे को चांस लग रहा है शायद कायरल हो, बट 2CH3 काहे का कायरल? इस वाले कार्बन पे 2-2 हाइड्रोजन, काहे का कायरल? कायरलिटी नहीं है, खुश भाई। कायरलिटी नहीं है तो इतनी खुशी होती है ना डैश एंड वेज, ना तुम्हें डेक्स्ट्रोलीवो सोचना, ना तुम्हें सिलेक्टिविटी सोचनी। ये नॉर्मल जेई मेंस नीट के क्वेश्चन मिलेंगे और 2022-23 तक ऐसे क्वेश्चंस की बहार है। लेकिन उसके बाद डैश वेज स्टीरियो केमिस्ट्री, राइट? क्योंकि सिलेबस कट गया। अब सिलेबस कट गया, क्या करें? 6 चैप्टर काट दिए तो क्या करें? जो दिया उसी की डेप्थ पकड़ ली। प्रॉब्लम यही हुई है, जब से सिलेबस के में 6 चैप्टर कटे हैं तब से इन टॉपिक्स का विजिबल होना ज्यादा शुरू हो गया आपके नॉर्मल एग्जाम्स में, बिकॉज वी आर विद लेस चैप्टर एंड मोर क्वेश्चंस। तो क्या लिखूं स्टीरियो सिलेक्टिविटी के लिए? इसमें ये है ही नहीं कायरल, तो चेक बॉक्स तो स्टीरियो सिलेक्टिविटी का आप खुद ही बना लोगे। स्टीरियो सिलेक्टिव है ही नहीं, तो अब तो आई होप उतना मुश्किल नहीं लग रहा होगा जो शुरुआत में आपको थोड़ा सा टफनेस आती कि बात क्या चल रही है। चलिए 1-2 केसेस और लेते हैं। लास्ट क्लास पता नहीं क्यों कर रखा है मैंने सारा कुछ, खड़ी थी खाली और बनाती गई। ये लास्ट क्लास का ये डीएमएफ और न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल किसको फेवर करता है? मान लो मैंने डीएमएफ नहीं दिया होता, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2 को फेवर करता है। और डीएमएफ तो बात ही खत्म कर दी फिर तो। नॉन प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट क्या होना है? SN2। कंप्लीट इन्वर्जन, चेक बॉक्स। रीजियो सिलेक्टिव, जिनकी गर्दन हिल रही है उनको मैं इग्नोर कर रही हूं। हाँ, क्रॉस। रीजियो सिलेक्टिव पॉसिबल ही नहीं। कहां से 2 प्रोडक्ट बना लोगे? कोई कार्बोकेटायन बनेगा तो लेस स्टेबल मोर स्टेबल। इसमें तो तय है इसकी जगह, इस Br की जगह आपने OH लगाना है, कोई शिफ्ट नहीं होनी, कुछ नहीं होना। तो रीजियो सिलेक्टिविटी का तो मतलब ही नहीं। स्टीरियो स्पेसिफिसिटी है हाईली, मुश्किल से तो कोई मिला जो स्टीरियो स्पेसिफिक है। अब तक तो स्टीरियो स्पेसिफिक के क्रॉस ही लगाई जा रही थी। इसमें एक रूट फिक्स है, इसने बैकडोर एंट्री करनी है, इसने एक ही ओरिएंटेशन लेनी है, OH ने जस्ट ऑपोजिट टू ब्रोमीन। व्हाट अबाउट स्टीरियो सिलेक्टिविटी? है किसी एक ही प्रोडक्ट को। अच्छा, तो मतलब दूसरा भी बन रहा है? नहीं। पिछले केसेस में स्टीरियो सिलेक्टिविटी होती थी? नहीं, दोनों बराबर बनते थे। किसी एक ही स्टीरियो आइसोमर को सिलेक्ट किया जाए, यस, ये स्टीरियो सिलेक्टिव है। सिर्फ इन्वर्टेड प्रोडक्ट ही बना, रिटेन्ड बिल्कुल नहीं बना। किसको पसंद किया गया? आउट ऑफ 2 स्टीरियो आइसोमर किसी एक को पसंद किया गया। तो ऐसे रिएक्शन स्टीरियो सिलेक्टिव होते हैं। हो गए तीनों चेक बॉक्सेस? थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं। ये अच्छा, और ये दिख रहा है इसमें भी। हाँ, ये इसका बताओ। ये MSO लिख रही हूं इसमें मैं, बताइएगा। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स, और तीनों चेक बॉक्सेस। अब चेक बॉक्सेस छोड़ो, कर लोगे। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स, अगर DMSO दिया तो मैंने किधर ले गई इसको? SN2 की तरफ, क्योंकि पर्पस वही है। SN2 की तरफ ले गई तो I की जगह कौन आ गया? OH। कोई चॉइस ही नहीं दी। स्टीरियो स्पेसिफिक है, स्टीरियो सिलेक्टिव है, ऑफ कोर्स, सारा इन्वर्टेड प्रोडक्ट बना, वगैरह वगैरह, मैंने कुछ दिया ही नहीं। लेकिन ये सारी बात स्टीरियो सिलेक्टिव बोलने से पहले मेरे को सोचना है। अब आप फ्लो में क्या बोलोगे? यस, इट इज स्टीरियो स्पेसिफिक, 100% करेक्ट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कोई एक पैसेज फिक्स है, या इसमें अबाउ द प्लेन जाएगा या बिलो द प्लेन जाएगा, कोई एक साइड से जाएगा। पहले चेक करो क्या ये कायरल है। कायरल होगा तब ना स्टीरियो चीज आएगी, तो ना तो यहां स्टीरियो सिलेक्टिविटी आएगी।
एटलीस्ट स्टीरियो स्पेसिफिसिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कायरलिटी ही नहीं है। जब तक कायरलिटी नहीं है आप अबव द प्लेन बिलो द प्लेन का कॉन्सेप्ट नहीं लाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है उसके अंदर अबव बिलो बात करना, सेम है सब। तो यहां पर स्टीरियो स्पेसिफिसिटी भी नहीं है। वाई? बिकॉज नथिंग इज डिफरेंट हेयर, अबाउट द प्लेन बिलो द प्लेन ढूंढ ही नहीं सकते तुम कहां से जा रहा है। और जो प्रोडक्ट बना वो भी नॉन कायरल है। अब नॉन कायरल है तो दो आइसोमर बनेंगे ही नहीं, स्टीरियो आइसोमर, तो स्टीरियो सिलेक्टिविटी की बात भी नहीं कर सकते आप। काहे का स्टीरियो सिलेक्टिव? जब तक दो आइसोमर बनेंगे तब ना प्रेफरेंस होगी, इसको ज्यादा इसको कम। तीसरी चीज रिजियो सिलेक्टिव, कुछ भी नहीं है ये तीनों ही नहीं है। तो ये एग्जाम्पल लाने का पर्पस था स्टीरियो सिलेक्टिव स्टीरियो स्पेसिफिक को समझने के साथ साथ नंबर ऑफ प्रोडक्ट कॉन्फिडेंस से 1 देना, राइट? कि डीएमएसओ भी पढ़ लें, H2O भी पढ़ लें, टर्शरी भी पढ़ लें, ठीक है, डीएमएसओ दे के इन्फ्लुएंस किया, वरना आप कार्बोकेटाइन बना के एक्सपेंड करते, वो सब करते। ये भी लास्ट क्लास का ही है। अम्ब्रेला तब इन्वर्ट करोगे जब कॉन्फ़िगरेशन का फर्क होगा, स्टीरियो आइसोमर बनेगा तब तो रिटेंशन और इन्वर्जन है। जो प्रोडक्ट है उसमें कायरलिटी ही नहीं है, कायरलिटी नहीं है तो एनांशियोमर्स ही नहीं है, एनांशियोमर्स नहीं है तो अम्ब्रेला नहीं है, डेक्स्ट्रो नहीं है, लीवो नहीं। जब तक चारों डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ना हो तब तक स्टीरियो वर्ड एप्लीकेबल ही नहीं है। तो यहाँ क्या है अम्ब्रेला? क्या करूँ अम्ब्रेला उल्टा करके? किसको अबाव बिलो दूँ? ये दोनों तो सब डिफरेंस ही खत्म कर गए। ये अबाउ द प्लेन बिलो द प्लेन तब सिग्निफिकेंस रखता है जब कायरल कार्बन हो। ये बात शुरू ही वहां होती है। सिंस नो स्टीरियो सेंटर नो स्टीरियो केमिस्ट्री। ठीक है, अगले वाला कह रही थी मैं, देख लेना एक बार जो मैंने किया है। इसमें आप रीजियो सिलेक्टिविटी तो क्या ही बताओगे, मैं पूछ रही हूं स्टीरियो स्पेसिफिक है? पहले देखना वो कायरल होना चाहिए सेंटर। यस। स्टीरियो सिलेक्टिव है? यस। रीजियो नहीं बात कर रही मैं, अब वो थोड़ा इजी हो गया। दिस इज हाउ स्टीरियो केमिस्ट्री वर्क्स। ये क्वेश्चंस कब किए जा सकते हैं? जब रिएक्शंस हाथ में आ जाए। कोई 11th में कर ले, कोई 12th में, लेकिन 11th में क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि मेरे हाथ में रिएक्शंस नहीं थे। अब मेरे को जो लेना है स्टीरियो केमिस्ट्री एक ही फ्लो में लेना है, तो थोड़ी और देर जो पढ़ी हुई चीजें, सिन एंटी याद दिलाएं आपको फिर से, उसमें भी लगाते हैं। अभी तक आपको मैंने सिन और एंटी में सिर्फ एंटी पढ़ाया, कार और टैम। अब एंटी को जिसको आ गया, आज के बाद स्टीरियो केमिस्ट्री ऑर्गेनिक खत्म होने पे ही उठेगी दोबारा। आज सिर्फ स्टीरियो केमिस्ट्री को फॉर एटलीस्ट 1 मंथ में क्लोज कर रही हूँ, इससे पहले आपके स्कूल एग्जाम्स और प्रैक्टिकल्स आड़े आए। एडिशन रिएक्शन पे बात करते हैं। इसी चैप्टर में HX यानी HBr, HCl, HI का एडिशन किया है, हाँ या ना? अब अगर मैं आपको कहूं इसका मैकेनिज्म सोचो, सोच लोगे मैकेनिज्म? वाया कार्बोकेटाइन, और स्टेबल कार्बोकेटाइन क्या होता है? मेजर प्रोडक्ट। अगर इतना पता है तो आगे बढ़ सकती हूँ। HBr आपने ऐड किया तो पहले कार्बोकेटाइन बनता है, फिर शिफ्ट्स एंड ऑल मेजर करा के हम आगे चल पड़ते थे। अब इसमें वही चेक बॉक्सेस, ये अपने आप में सारा कंटेंट एक साथ दे दिया, आज का पढ़ा और पिछला पढ़ा। स्लो स्लो समझना। मैंने आपको एक एल्कीन दिया, ब्यूट या पेंट, वनीन, जो भी, उसको दिया HBr। HBr देने से ये और ये 2 कार्बोकेटाइन बनने की पॉसिबिलिटी थी, बनेगा कौन सा? ये रीजियो सिलेक्टिव। यस, तो रीजियो सिलेक्टिविटी तय हो गई। क्लियर है आर्यन? रीजियो सिलेक्टिविटी कहीं और तो नहीं हो, रीजियो सिलेक्टिविटी तय हो गई। अब ये क्या बना? प्लेनर। ये प्लेनर बना है तो जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है वो दोनों साइड से अटैक करेगा। मैं 1 या 2 स्लाइड बाद आप लोगों को ट्रिक करूंगी पिछली पढ़ी हुई चीज में, पिछली, आज की नहीं। जैसे आज शुरुआत में किया था आप लोग, एरोमेटिक रिंग पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा रहे थे, वैसा ही कुछ ट्रिक करूंगी, ध्यान देना। तो यहाँ पर सेकेंडरी मेजर बनता है, माइनर को मैंने सिर्फ इसलिए लिखा कि मेरे को रीजियो सिलेक्टिविटी सेटल करनी थी। मेजर आया, दोनों साइड से अटैक करेगा, दोनों साइड से अटैक करेगा तो स्टीरियो स्पेसिफिसिटी नहीं है, हट गई स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। अब सोचो इसमें क्या होगा? प्लेनर कार्बोकेटाइन के ऊपर कौन गया? Br नेगेटिव, यहां से भी यहां से भी। क्या बन रहा है? 50-50% दोनों।
50-50% दोनों बन रहे हैं, तो मैं क्या बोल रही हूं इसको, इट इज नॉट स्टीरियो स्पेसिफिक। यही पढ़ रहे हैं इतनी देर से, कुछ नया नहीं बता रही आपको, हम इतनी देर से यही पढ़ रहे हैं, बट एक बार पूरे पे मेरे को फाइनलाइज करके दिखाना था आज आपने क्या पढ़ा। एनी डाउट टिल हेयर? हाउ मेनी प्रोडक्ट्स, आंसर दीजिए, वहां जा रही हूं एक्चुअली तो। 3, एक माइनर जो छोड़ दिया, 2 मेजर, आप 2 दोगे अगर स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं पढ़ी। स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ी आउट ऑफ एक्साइटमेंट तो भी आप 2 दोगे, उसको भूल जाओगे। दोनों ही केस में हम गलत होंगे, तो बड़ा फोकस रहना जरूरी है। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स कैन फॉर्म। कैन में कितने दोगे? 3। आर में कितने दोगे? कितने बनते हैं तो मेजर, कितने बन सकते हैं तो माइनर। तो 2 और 3 कैन बी द आंसर। तो ये वाला पार्ट सिर्फ मैं 2 बताने के लिए लाई, बाकी तो सेम था। कैन यू सी द प्रेजेंटेशन? ये है जेई के लेटेस्ट क्वेश्चन, ऑप्शन में ऐसे मिलेंगे और मेरे टेस्ट डीपीपी से मिलेंगे। आपको ए और बी बोथ चूज करना होगा, मेजर में दोनों। और तब जब इसमें कायरलिटी है, ललचाया जाएगा। हाँ, हमें पता है कार्बोडाइन में मैम ने बताया ऊपर नीचे दोनों से अटैक होगा, ये भाई पहले देख लेना कायरल होना चाहिए। डैश एंड वेज की वैल्यू तब है जब वो कार्बन कायरल है। क्लियर हो गया सबको ये कि ये स्टीरियो स्पेसिफिक क्यों नहीं है, स्टीरियो सिलेक्टिव क्यों है? एवरीवन, ये रिपीट हो गई है ना स्लाइड्स? नहीं, ये भी है तो वही सेम तो नहीं कराया मैंने आज? हाँ बताइए, ये रहे चेक बॉक्सेस। एनीथिंग रॉन्ग? ये 4 स्टेटमेंट्स हैं, इसका मेजर प्रोडक्ट और ये 3। कहीं से क्वेश्चन ही पढ़ा था तो मैंने ऐसे बना लिया, कुछ भी गलत। इसका मेजर प्रोडक्ट इज दिस और इसके बारे में ये, बिना मेरी मदद के। अब बस ऐसे ही आपको दिखा दिखा के कराना है बस कि हाँ या ना। अनहर, ध्रुव, क्लियर हो रहा है बच्चों? यस मैम। यस मैम। तीनों चेक बॉक्सेस और मेजर प्रोडक्ट, मैं माइनर नहीं गिन रही, आपको दिखा रखा है 1। 1 ही रहेगा या 2? 1 क्यों भाई? ये रिएक्शन इसीलिए है। ये 1 क्यों लिखा मैंने? यहाँ क्या है? CH3, यहाँ क्या है? Br, दोनों साइड क्या है? CH2 CH2। जब ऑर्गेनिक खत्म होगी और मैं कायरलिटी पे एक बार पूरा रिवाइज कराऊंगी, तो अब साइक्लिक में क्या करूंगी मैं कायरलिटी ढूंढते वक्त? आगे आने वाले दोनों सेम, उसके आगे आने वाले दोनों सेम, खत्म, इन दोनों को सेम माना जाएगा, तो नो कायरलिटी। बड़ा वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर जैसा ही चल रहा है, मतलब इसके आगे तो गट फीलिंग ही आ जाती कि हाँ ये यही होगा। स्टिल आपकी गट फीलिंग पे भरोसा ना करके आपको कायरलिटी के 20 एग्जांपल्स दूंगी, आप खुद ढूंढेंगे ये कायरल, पता लग जाएगा कायरल, मतलब ये फीलिंग से ही हो जाएंगे क्वेश्चंस। जी, ये अगर नहीं, अभी अगर नहीं हैंडल कर सकते तुम, अभी तो पहले एक गो में जाओ। साइक्लोहेक्सेन होगा, तुम बना के लाना ना, क्या फर्क पड़ने वाला है साइक्लोहेक्सेन में कि वो बीच में CH2, वी विल मैनेज, वो भी कायरल नहीं होगा। यही एग्जाम्पल्स पूरी ऑर्गेनिक खत्म होने के बाद लाऊंगी कि एक रिवीजन हो जाए, विल ब्रिंग। तो कायरलिटी भी इमेजिन नहीं करना, जो मैं करा रही हूँ उसी सिलसिले में चलते जाओ, शायद आ भी जाए। मेरे को इसमें बड़ी देर लगी, आप लोगों के आने से पहले मैं थोड़ा इसमें स्टक हो गई थी, पता नहीं क्यों हो गई थी, लेकिन देखो जरा, दोनों साइड जो रिंग है ना वो डिफरेंट है। आपका सवाल यहां आएगा ये कायरल कैसे है? इधर CH2, इस कार्बन को देखो, इधर क्या है? CH2, इधर क्या है? Br, इधर क्या है? CH, खत्म बात। और एक हाइड्रोजन, सर्टेनली वो तो बनाने की जरूरत ही नहीं है, चौथा बॉन्ड, इट इज कायरल। तो शायद वो जो कायरलिटी वाली क्लास हो ना, तब तक आते आते आपको सब हो जाएंगे केसेस, वो रिवीजन की बात अलग है। तो बिल्कुल सही है। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड? 2, कैन बी फॉर्म्ड 3। वो क्वेश्चन की भाषा बता देगी। द प्रोडक्ट्स इन दिस रिएक्शन, उसमें 3 दे रखे हो जिसमें एक ये हो, सॉरी एक ये और एक इसका माइनर वाला। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स, वो लैंग्वेज बता देगी आपको, तीनों चूज करने हैं कि 2 चूज करने हैं। आप इधर बताओ ना, CH है, क्यों CH2 है? हाँ, आप इस कार्बन की अगर बात करते हो, एग्रीड,
आगे बढ़ो जरा, पहला अल्फाबेट सेम है, फिर दूसरे अल्फाबेट पे गए, फिर तीसरे पे गए, फिर चौथे पे गए, सेम पे लैंड नहीं करोगे। जैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप आगे आगे जाते हैं वैसे वैसे आपको डिफरेंस पता चलता जाना चाहिए। हो जाएगा अब? शायद मैं भी इसलिए अटकी हूँ, पता नहीं, मैं तो, हाँ, स्टीरियो सिलेक्टिव, मैं अटक गई थी इस पे। नहीं है। स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं है, दोनों ही नहीं है, कोई स्पेसिफिक रास्ता नहीं है भाई। कार्बोकेटाइन टर्शरी बन रहा है, मजाक थोड़ी है, उसमें कोई स्टीरियो स्पेसिफिसिटी नहीं है। और दोनों एनाइंशोमर्स कितने बन रहे हैं? बराबर बराबर बन रहे हैं, तो उसके अंदर आगे भी आप बता ही लोगे। मैंने कहा ना, अगर इमेजिन करना बंद कर दो यार, जो चीज एक साल लगेगा करने में क्यों जल्दी आ रही है? वाई यू आर ब्रेकिंग द फ्लो? कायरलिटी ज्यादा है तो जाने से पहले मेरा पीडीएफ मैं तुम्हें फॉरवर्ड कर देती हूँ, कायरलिटी का 20-25 एग्जाम्पल है, तुमको उसमें बिल्कुल लिखा मिल जाएगा। बट मेरा लालच क्या है, जिस दिन मैं कायरलिटी पढ़ाऊँ, डायस्टीरियोमर्स भी कवर कर लूँ, मीजो भी कर लूँ, बहुत कुछ साथ कवर कर लूँ, हो जाएगा। अब तुम ऑफ ट्रैक मत हो, तुम्हारा इंटरेस्ट हो गया अब मैं कायरलिटी को सोचना शुरू करूँ। मेरा इंटरेस्ट है सर प्रोडक्ट्स को सोचना शुरू करिए। डोंट थिंक टू मच अबाउट कायरलिटी, जितना मैं बता रही हूँ अभी उतना ही हैंडल कर सकते हो। चेक, ये तीनों क्रॉस कर दिए मैंने। एम आई राइट और रॉन्ग आर्यन? राइट क्यों? मैं तो हमेशा ही होती हूँ राइट, बट क्यों? क्यों नहीं है? वही तो सवाल ही वही है, बाकी तो फिर तुम बता लोगे। वाई? क्यों एक होगा भाई? जब जब कार्बोकेटाइन बनता है तो हाँ, तो सीधे बोलो ना, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनता ही नहीं है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। लेकिन क्या इसमें फ्री रेडिकल के हिसाब से दो पॉसिबिलिटी हैं? आपको बताया गया है जब भी पेरोक्साइड वाला केस आए, आंख बंद करके क्या होगा, रिच बिकम्स रिचर फॉलो होगा, उसका उल्टा फॉलो होगा, आप वो प्रोडक्ट बनाएंगे। कोई खास रीजियो सिलेक्टिव नहीं दिखी। अब रीजियो सिलेक्टिविटी नहीं दिखी तो प्रोडक्ट तो शायद मेरा, ये रहा रेडिकल, प्रोडक्ट तो शायद मैंने ये बना दिया, बाकी दोनों चीजें क्यों मैंने उड़ा दी भाई? क्योंकि कायरलिटी नहीं है। चेक करो प्रोडक्ट में कहीं कोई, नमन है कुछ कायरलिटी? नहीं है। जब कायरलिटी नहीं है तो काहे का स्टीरियो सिलेक्टिव और स्पेसिफिक? कुछ भी नहीं है जी। जो भी अभी कायरलिटी में बहना चाह रहे हैं, हाँ हाँ आ रही हूँ। ये सॉरी, ये सेम ही आना है। जाते जाओ, यू आर हिटिंग टू द सेम थिंग ना। CH2 CH तो नहीं आया कहीं पर, सेम थिंग, सेम ग्रुप आएगी। जब कायरलिटी तो मैं पता क्या करूंगी, यहाँ एक लाइन बना दूंगी CH3 की, वो आनी है, लेकिन अब वो बीमारी फैल रही है, आप लोगों को अभी चाहिए तो मेरे को 6 बजे तक बैठना पड़ेगा। मैं जब यहाँ बना दूंगी ना तब आएगा कि ये अलग आ गया मैम, इसके आगे CH3 है, तो वो अभी मैं लाना नहीं चाह रही क्योंकि मेरे रिएक्शन हिल जाएंगे भाई। मेरे को भी कायरलिटी से ज़्यादा आसान चीज़ कुछ नहीं है, मेरे को उस पर जाना ही नहीं है, मेरे को मुश्किल चीज़ पे पहले जाना है। कायरलिटी विल बी लेफ्ट हैंड जॉब फॉर यू। चेक टोटल प्रोडक्ट्स विच कैन बी फॉर्म्ड, ये क्वेश्चन उस इरादे से है, सिलेक्टिविटी वगैरह नहीं, वो इजी हो गया अब आपके लिए, अब उससे हट जाओ क्योंकि अब आप वो कायरलिटी वायरलिटी में फंस रहे हो बार बार। आई डोंट वांट यू टू बी डिस्ट्रैक्टेड, ये चीज़ दोबारा तो होने वाली नहीं इस साल। माइनर भी बना दिया, मेजर भी बना दिया। ये कैसे तय होता है माइनर मेजर? दोनों ही सेकेंडरी है, तो यहां तो रीजियो सिलेक्टिविटी होनी ही नहीं चाहिए थी, बट है, थोड़ी सी है। वो मैंने नो रीजियो सिलेक्टिविटी इसलिए हटाया कि मेरा भी अभी कुछ कंफर्मेशन चाहिए मेरे को परसेंटेज को लेके, मैं खुद कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। लेकिन कंपेयर करूँ किसी और से इसको, तो इसमें कोई खास रीजियो सिलेक्टिविटी नहीं है। अगर मैं ये दो रिएक्शन दे के आपको कहूँ दिस इज नॉट रीजियो सिलेक्टिव वेयर एज दिस इज रीजियो सिलेक्टिव, यस, क्योंकि इसमें क्लियर कट नहीं होता बहुत ज़्यादा कि ये 80% बनेगा या 20% बनेगा, इसमें दोनों बनेंगे। हाँ, अब मेरी क्लास मेरे को बताए दोनों सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा, ये वाला फर्स्ट की सेकेंड? क्यों?
हाइपर कॉन्जुगेशन। इसमें पड़ोसी कार्बन पे कितने हैं? 3 अल्फा H, और इस पर कितने? 2, कुल मिला के 5, और इसमें कितने? 2 और 2 है, लेकिन उतनी बढ़िया रीजियो सिलेक्टिविटी नहीं है कि 80% और 20%, थोड़ा फर्क पड़ेगा। तो इसीलिए इसके लिए अक्सर लिख देते हैं नो रीजियो सिलेक्टिविटी, वो कंपेयर करने में। तो हाँ, इसमें खास रीजियो सिलेक्टिविटी नहीं है, बट फिर भी थोड़ी सी सही, 5-10% का भी मेरे को परसेंटेज का फर्क मिला, तो मैंने पॉसिबिलिटी 2 बताई। इसमें क्या बना और इसमें क्या बना, असली मुद्दा ये है। स्ट्रक्चर 1, 2, 3, 2 और 3 क्या है इसके अंदर? एनाइंशोमर्स। 1 और 2 क्या है? डायस्टीरियोमर्स नहीं है बेटा, इसमें कहाँ तुम स्पेशल अरेंजमेंट की बात कर सकते हो। कायरल जब तक हो तब बात होती है पोजीशन आइसोमर्स, बीआर की पोजीशन बदली हुई है। तो 1 and 2, 1 and 3 आर नॉट स्टीरियो आइसोमर्स। तो कुल मिला के 3 ही बने, जिसमें से पेयर ऑफ एनाइंशोमर एक ही है, और फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ दीज 2, और वो स्ट्रक्चर क्या है? वो 2 ब्रोमो है, वो 3 ब्रोमो है, सारा मिक्स कर दिया। तो अब आप सोच सकते हैं इसमें आपकी ऑर्गेनिक में स्ट्रक्चरल आइसोमर भी कवर हो गया और ऑप्टिकल भी। चलिए अगला, आई थिंक इट विल बी इजी फॉर यू कंपेयर टू दैट। यस, इट इज रीजियो सिलेक्टिव। चेक, बस 5 मिनट और पढ़ेंगे। चेक, रीजियो सिलेक्टिव है। बाकी मेरे को बताओ, मैं तो एक प्रोडक्ट लिख के बैठी हूं इसमें, क्यों नहीं मैंने एनाइंशोमर बनाया? कायरलिटी है ही नहीं। जब नॉन कायरल है तुम डेक्स्ट्रोलीवो ला कैसे सकते हो? कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी ही नहीं है, डिसाइड कैसे कर सकते हो? इस साइड भी C2H5 है, इस साइड भी C2H5। ऐसे क्वेश्चंस आपको जहां कहीं भी मिलते हैं, मैंने वो सारे के सारे उठा के यहाँ रख दिए कि इससे आपका दिमाग तो खुल जाएगा। फिर हम टेस्ट में थोड़े ऐसे जरूर देंगे कि सब कुछ एक के अंदर हम इस्तेमाल कर सकें, आपको थोड़ा ग्रूम कर सकें। ये है वो मैंने कहा था, मैं एक कुछ तो ऐसा लाऊंगी जो थोड़ा ट्रिक करूंगी आपको। सुनिएगा मेरे साथ। ये सिंपल एल्कीन, इस पे क्या डाला? एक इक्विवेलेंट HBr। HBr का काम क्या होता है? डबल बॉन्ड पे इलेक्ट्रोफाइल भेजना। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल भेजेगा? ये। और इट विल मेक श्योर कि पहले कार्बोकेटाइन यहां आएगा, फिर वो शिफ्ट होगा, यहां आएगा। यहां तक तो अब आप पहुंच गए हो। इसके बाद क्या लगना चाहिए? Br नहीं, क्योंकि नीचे मैंने लिख दिया, ये पास्ट ईयर लेटेस्ट क्वेश्चन है, शायद 2024 का। नीचे मैंने लिख दिया 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ NaI। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन उठाया मैंने, और एडवांस का नहीं, मेंस का। नीचे मैंने 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ NaI लिख दिया। इसका मतलब सॉल्यूशन में Br कितना है? 1। आयोडाइड कितने हैं? 2। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आयोडाइड है वैसे भी, और उसकी कॉन्सेंट्रेशन डबल है। मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा, माइनर ये, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन आयोडाइड की ज्यादा है, तो उसका टकराना, उसका कोलिजन ज्यादा होगा, उसके प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी ज्यादा है जाने की, डबल दे रखी है एक चीज, और ये कम। तो प्रोडक्ट में मेजर, ज्यादातर बच्चे इसको पकड़ते हैं, ये प्रोडक्ट बनेगा, इसके साथ ये भी बनेगा, 2 प्रोडक्ट बनेंगे। और अगर आउट ऑफ ऑल पॉसिबिलिटी पूछूं तो माइनर ये वाला भी बना दोगे, ये वाला भी, जिसमें इतना झमेले में जाने की जरूरत नहीं है। ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, और दोनों के दोनों बाई चांस क्या है? एक आयरन। नो स्टीरियो केमिस्ट्री, यहां कुछ स्टीरियो नहीं आया पूरे में, कि स्टीरियो केमिस्ट्री चलते चलते नॉर्मल रिएक्शन भी तो बीच में मेरे को हैंडल करना आना चाहिए। दिस इज हाउ स्टीरियो केमिस्ट्री वर्क्स, कि जबरदस्ती आप कहीं स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ के आया हूं तो लगाना है, जब तक कायरल नहीं है तब तक नहीं लगाएंगे। चेक, ये लास्ट टू लास्ट ईयर का जेई का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है, क्या दिमाग खुलना था मेरे को मैकेनिज्म आता, मेरे को पॉसिबिलिटीज आती। सेम देखा हुआ क्वेश्चन तो नहीं मिलता बच्चों। जब सेम देखा हुआ क्वेश्चन नहीं मिलता, लेकिन ऐसा जरूर मिल जाता है, इतना पता होता है कि जो चीज ज्यादा है वो ही अटैक करेगी। ये एक बड़ा बेसिक सी बात है, जो न्यूक्लियोफाइल ज्यादा है। अब आपको याद हो, जब मैंने ब्रोमिनेशन कराया था, मैंने क्लियरली बोला था पहले स्टेप में तो क्या होगा, Br का पॉजिटिव जाएगा, साइक्लो एक इंटरमीडिएट बनाएगा, हेलोनियम आयन। उसके बाद अगर आपने साथ में ब्रोमीन वाटर दिया है तो OH,
OH भी अटैक करेगा। उसी रिएक्शन में मैं वाटर के 2 इक्विवेलेंट कर दूं तो OH ज्यादा अटैक करेगा। तब मैंने कहा था मेजर माइनर पे इसमें बात ही नहीं करनी, ओनली Br एंड OH दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। लेकिन कौन सा ज्यादा बनेगा वो कौन बताएगा? जब आप कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाओगे। तो अगलों ने कितना क्लियरली दिया, और अगर आपका दिमाग खुला नहीं है आपको ये रिएक्शन नहीं अटेम्प्ट करना चाहिए, क्वेश्चन छोड़ना चाहिए कि जो चीज ज्यादा है उसके चांसेस हैं ज्यादा अटैक करने के। क्लियर ये क्वेश्चन? तो ये आपका स्टीरियो केमिस्ट्री चलते चलते बीच में लगा कि एक ऐसी चीज करनी चाहिए। ये मैं पढ़ा नहीं रही स्लाइड, ये कोई इरादा नहीं है आज। स्लाइड नंबर 20 to 25 इज रेपिटेशन ऑफ व्हाट? जो सिन और एंटी आपको पढ़ाया, जब आपको मैंने एंटी पढ़ा दिया अंडरस्टूड है, सिन भी आ गया। एंटी के अंदर आपने क्या देखा? एंटी के अंदर आपने देखा कार और टैम। ऐसे ही सिस के अंदर आप देखेंगे कुछ जो मैंने अगेन लिखा हुआ है, CSC, जो भी आप अपने आप उस चीज को समझेंगे। बट माय रिक्वेस्ट इज, हो सके तो ये 5 स्लाइड अपनी सेल्फ स्टडी में डालिए। एक एक चीज करा चुकी हूं 2 क्लासेस में, लेकिन HBr पे मैंने सिन एंटी नहीं पढ़ाया। किसी पे भी एंटी पढ़ा दिया, हर एक एंटी हो गया, सारे एंटी कवर हो गए। तो HBr में दोनों होते हैं, सिन भी और एंटी भी। पहली स्लाइड ही क्लियर कर देगी आपको कहाँ जाना है। तो इन 5 स्लाइड्स में मैंने हर वो चीज़ की है जो आपको 2 लेक्चर्स में पढ़ाई है, और उसको आप कर सकते हैं। ये TSC या जो भी शॉर्ट फॉर्म्स आपको मिले, ट्रांस पे सिन होगा तो एनैंशोमर्स बनेंगे। ये हमारी बनाई हुई है, आपका मन करे आप भी बना सकते हैं। बहुत सिंपल, ये रिपीट है। ये वही स्लाइड है जो उस दिन करी थी हमने, हेलोजन का एंटी एडिशन, सेम स्लाइड है। तो 25th स्लाइड इज रेपिटिशन, 20 से 24 की स्लाइड इज फॉर योर सेल्फ स्टडी। आई विल अप्रिशिएट अगर आप इसको पढ़ के आए तो। और इसके डाउट्स अगली क्लास के पहले 5, 10, 15 मिनट में मैं जरूर लूंगी, क्लास टाइमिंग में। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद।